चलो, तो टॉपिक तो पता ही होगा आपको, हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। भाई मुझे तो एंशियंट ही आती है, मैं वही पढ़ाऊंगा। बुक बुक लाए हो क्या? ओह माय गॉड, बताओ यार, नॉलेज टेस्ट करोगे क्या मेरी? ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ओके। सो सबसे आई थिंक मैं मिल ही चुका हूँ, कुछ लोग नए होंगे। तो मेरा नाम, दिस इज़ माय नेम, माय फुल नेम इज़ कुंवर दिव्यांशु सिंह। और हम आगे जमींदारी प्रथा पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भी पूर्वज थोड़ा जमींदारों टाइप के थे ही। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। कौन सा? मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, तो अभी तक जिसको जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक, उसको भूल जाओ। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ें याद रखने की। और फैक्ट्स नहीं पूछता यूपीएससी, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। दिव्या, इज इट क्लियर? ठीक है, यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता, सिर्फ वो कंसेप्ट चेक करते हैं कि वेदर द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट। ठीक है ना, एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर है तो हम बेसिकली कंसेप्ट समझेंगे। और थोड़ा सिलेबस का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो शुरू करेंगे हम थोड़ा मिडोवल से। वैसे मिडोवल आपको पढ़ाया जाएगा, मिडोवल की अलग से क्लासेस होंगी, मेरा मिडोवल से कोई लेना देना नहीं अभी। लेकिन आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जब आए थे उस टाइम पे मुगल्स थे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिडोवल हिस्ट्री। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हुए चलेंगे कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ मुगल्स का। और अच्छा, आपको पता होगा कि जिस टाइम पे मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था, देयर वॉज अनदर एम्पायर विच वॉज इक्वली पावरफुल। विच एम्पायर वॉज दैट? देयर वॉज अनदर एम्पायर विच वॉज इक्वली पावरफुल। और लास्ट तक वो, एक तरह से कहो कि तो मुगल्स उनको लास्ट तक कैप्चर नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से। सॉरी, मराठास, करेक्ट। देवर इक्वली पावरफुल। अगर कोई कहे कि मराठा मुगल ज़्यादा पावरफुल थे तो ये गलत फहमी है। मराठास लास्ट तक पावरफुल थे। और जब मुगल्स डिक्लाइन हुए लगभग उसी के आसपास मराठास का भी डिक्लाइन हो गया, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इंपीरियलिज्म से, या फिर कह सकते हो कि मतलब कॉलोनियलिज्म से उनका कोई लेना देना नहीं था ना। तो उनको साम्राज्य बनाना था इंडिया में आकर के, वो बिजनेस के लिए आए थे। मौका अच्छा दिख गया तो उन्होंने बोला चलो अब लगे हाथ दो काम कर लेते हैं। ऐसे घूमने आए थे, चलो बस जाते हैं, मौका मिल गया है ना। लोन वोन सस्ते मिल रहे होंगे उस टाइम पे। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड से चलेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा, सिलेबस हमारा अभी मतलब जहाँ डिक्लाइन ऑफ मुगल से 1858 तक का एक सिलेबस होगा। फिर 1858 के बाद से थोड़ा सा अप्रोच चेंज करके फिर हम अपना इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो शुरुआत करेंगे हम डिक्लाइन ऑफ मुगल से। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। और जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात करेंगे तो लास्ट रूलर कौन था मुगल का, जो कि विच वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, आखिरी सबसे पावरफुल, करेक्ट है ना। उससे उसके बाद आए बहुत सारे रूलर्स, लंबे टाइम तक रहे, जैसे बहादुर जफर आए, बहादुर शाह जफर आए, एंड देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे। तो लास्ट जो रूलर होगा दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब के लिए कोड लिखिएगा 5807। ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कोड है, रीज़न बताऊंगा, इससे सारे कोड से हम थोड़ा याद रखेंगे। 5807 किसी को समझ आ रहा है? ये कोड आप देखना, जब मतलब मैंने पढ़ी थी ये चीज़ तो मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल है याद रखना, नहीं याद रहेगा ये हमें, लेकिन याद रह जाता है। तो जो सालों हो गए इसको पढ़े हुए, लेकिन अभी तक मुझे भूला नहीं कि 5807। इससे हम याद रखेंगे कि इनका टेन्योर क्या था, टू बी ऑनेस्ट। किस तरह से याद रखेंगे अभी आगे वाले टाइम में बताता हूँ। बट 5807 याद रखना, जब भी औरंगजेब की बात होगी 5807, ठीक है ना। इस तरह से याद रखेंगे हम इसका टेन्योर। मिडाइवल पढ़ा रहा हूँ लेकिन हमको मिडाइवल पढ़ना नहीं है, ठीक, ओके। अब देखो, आप मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन? किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन कब शुरू होता है, आप बताओ। व्हाट इज द रीजन? हाँ, सॉरी, रॉकी भाई हैं। पावर करप्ट्स मैन, ओके। पावर तो आप एक बात, अकबर अकबर के टाइम से ज्यादा पावर किसी के पास थी क्या? वो करप्ट नहीं हुआ? कितने साल राज किया था अकबर ने, आपको पता है? कितने साल? यस, इस एक्सट्रीमिस्ट हो गया था। अगर आप सोचो कि ये एक्सट्रीमिस्ट होता तो वहीं एंड हो जाता। औरंगजेब कब गया था आपको पता है? व्हाट वाज द ईयर?
ये 5807 क्यों लिखवाया हूँ? दिस इज द ईयर 1658 टू 707, 1707 तक था वो। इतना लंबा टेन्योर कोई एक ऐसा रूलर नहीं चल पाएगा जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो। था एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, अब उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम मिडल नहीं पढ़ेंगे। देखो हुआ क्या, औरंगजेब जब तक था तो किंग क्या होता था कि एक तरह से वो सेंट्रलाइज करके रखता था पावर को। इफ द किंग इज पावरफुल द पावर इज सेंट्रलाइज्ड। ये सारे हर जगह के आज के पीएम को देख लो, इफ योर पीएम और प्रेसिडेंट इज लाइक, कहीं पे अगर प्रेसिडेंस है, जैसे यूएसए में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पीएम, इफ पीएम इज पावरफुल, पीएम की पर्सनैलिटी अगर स्ट्रांग है तो सेंट्रलाइज रहेंगे लोग। कमजोर पीएम आ जाएगा तो चीज़ें क्या होंगी, डिसेंट्रलाइज होना शुरू होंगे, है। तो यहाँ क्या हुआ, जो डिक्लाइन का मेन रीजन था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुगल्स के ही पैरेलली और भी किंगडम्स थे जो इक्वली पावरफुल थे। मराठास, राजपूत्स, जाट्स, सिख्स, बहुत सारे ऐसे थे जिनको मुगल्स लास्ट तक कैप्चर नहीं कर पाए। जब मुगल कैप्चर नहीं कर पाते तो वो क्या बोलते थे, एक काम करो, हैं, हमारे अंडर आ जाओ, हैं, सिंपल सी बात, हमारे अंडर आ जाओ, हमको कुछ पैसे देते रहो, आप अपनी काम करते रहो, है ना। सबसे सही तरीका यही था, किससे किससे लड़ते फिरोगे, तो एक अच्छा तरीका था। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में देखो आप कितने उस टाइम पे रीजन्स थे, जरा उसको आज के रीजन्स से कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन मैं बोलूँ तो बंगाल था। आज के टाइम पे क्या है वो भी देखते हैं। बंगाल था, देन अवध, अवध के बाद और कौन था, मराठास भी कहाँ रूल करते थे वो भी देख लेते हैं, मराठा एम्पायर था। देन रोहिलखंड, रोहिलखंड, देन कम्स फरुखाबाद, किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही हो तो फिर ये आपकी दिक्कत है, मेरी राइटिंग अच्छी है ठीक है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन कम्स ट्रैवनकोर, और ये ट्रैवनकोर, देन कम्स कर्नाटिक। ये कुछ किंगडम्स थे उस टाइम के, मोटा मोटा ये किंगडम्स थे, ठीक है ना, जो उस टाइम पे पैरेलली चल रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, जैसे औरंगजेब मरा, यहाँ यहाँ अलग 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 रूलर्स ने आना शुरू कर दिया। आप सोचो बहुत सारे रूलर्स, पहले एक के अंदर था सेंट्रलाइजेशन था, दिस इज कर्नाटिक, कर्नाटिक, ठीक है। ओके, ऐसे देख रहे थे, मुझे लगा कि कुछ क्लियर नहीं दिया। ओके, देयर इज अनदर मैसूर, सॉरी मैसूर। अब जरा इनका मॉडर्न नाम लिखना आप, अभी के क्या क्या हैं बताना जरा। अच्छा, एक और पावरफुल जगह बच गई, दैट इज हैदराबाद। चलो बताओ, ये बंगाल क्या है आज का, हाँ, व्हाट इज बंगाल? ओके, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल भी कर दो, साउथ बंगाल भी कर दो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसके आसपास का रीजन बताओ, 2-3 रीजन। ओके, उस टाइम भी बांग्लादेश नहीं था, ठीक है। हाँ मतलब, हाँ रीजन कह सकते हो आप, बट देखो मोटा मोटा जो रीजन आज के टाइम पे देखेंगे, हाँ देखो आप, एक तो बंगाल, ठीक, देन बिहार, एंड देन उड़ीसा, ठीक है ना। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इट वॉज कंबाइनली बंगाल एट दैट टाइम, ठीक है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये मिला के बंगाल था। मैसूर वॉज, आई थिंक इट वॉज कर्नाटका, करेंटली इट्स कर्नाटका, कर्नाटका। ओके, हैदराबाद क्या है अभी का, तेलंगाना और आंध्रा का मिक्सचर है ना, तो G+A, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो अभी का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये उस टाइम पे हैदराबाद बोला जाता था इसको, नवाब ऑफ हैदराबाद होता था, तो ये दो रीजन्स को रूल करते थे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जगह कहाँ थी इस टाइम पे, फरुखाबाद और रोहिलखंड, यूपी। ओके, दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी नाउ, और ये उस टाइम पे राज्य हुआ करते थे, स्टेट्स एट दैट टाइम, डिस्ट्रिक्ट्स नाउ डेज, फरुखाबाद एंड देन रोहिलखंड, ठीक है ना। एक और जगह है, ओके, अवध, अवध इज कंप्लीट यूपी, इट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, कुछ बच गया, कर्नाटिक एंड ट्रेवेनकोर, है ना। ओके,
तो ट्रेवनकोर इज केरला करेंटली, एंड देन फरुखाबाद हो गया, कर्नाटक, ओके, कर्नाटक इज तमिलनाडु, सिंपल। ये कुछ जगह थी, अभी का नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार इमेजिन करने में प्रॉब्लम ना हो कि कभी मैं अवध बोलूँ, बंगाल बोलूँ, कर्नाटक बोलूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की, है ना। अदरवाइज फिर हाँ आपको लगेगा हाँ, कहीं तो रहा ही होगा, इंडिया की ही बात हो रही है ना, कहीं तो रहा ही होगा, सर बोल रहे हैं हो रहा ही होगा, एक आध नाम अपने जोड़ दूँ इसमें क्या ही पता चलेगा ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, जब तक औरंगजेब था तब तक इंटैक्ट था एक तरह से, ठीक है ना, पकड़ के रखा था उसने कि कोई भी ज़्यादा 3-5 करोगे मार देंगे, क्लियर। औरंगजेब गया, ओके, देखो जब कोई किसी भी, अगर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि करप्शन की, है ना, अगर आपका जो किंग है वो करप्ट हो गया, रीज़न ये था कि अगर जो राजा है आपका अगर वो कमज़ोर हो गया एक तरह से, कोई हिंदी वाला है क्या आया हुआ, नहीं, बढ़िया, अगर आपका राजा कमज़ोर हो गया, ठीक, तो सिंपल सी बात है आपका एम्पायर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, लास्ट तक इसीलिए डिक्लाइन हुआ, अदरवाइज डिक्लाइन नहीं होता। औरंगजेब के टाइम में भी अगर आप मिडेवल पढ़ोगे तो औरंगजेब के टाइम में भी आए थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार औरंगजेब के टाइम में आई थी, है ना, औरंगजेब ने मार के भगाया, उनके पास नेवी थी, बस उनका यही एक पॉजिटिव था। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल क्यों कर पाई, क्योंकि उनके पास नेवी थी, अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम सोच के देखो कि ब्रिटेन से कोई कंपनी कितना सारा आर्मी लेकर के आ जाएगी, नहीं आ पाएगी। फिर जब उन्होंने रूल भी किया तो ऑब्वियसली इंडियंस ही थे, उनकी पुलिस में, आर्मी में, किसी की भी बात कर लो, है ना। कहीं और से लड़ाई ले ली उन्होंने जाकर के, हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां भी हमारे लोग लेके जा रहे हैं। आज फीजी जैसा देश, फीजी पता है ना आपको, फीजी जैसे देशों में मोस्टली इंडियंस हैं। ये वही इंडियंस है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गए थे, इंग्लैंड उनको यहाँ से लेकर के गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्या हमारे साथ लड़ो, कुछ लोग बच गए। अब हुआ क्या, जब तक फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तब तक वो लड़ते रहे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड ने तो इंडिया को बोला कि भैया फ्री हो, थोड़े टाइम बाद इंडिया फ्री हो गया। अब आपको लगता है इंग्लैंड जो वहां लेकर के गया तो उनको वापस इंडिया छोड़ के जाएगा, और ना वो इतना दूर तैर के आ सकते हैं, है ना, इतना दूर तैरना आसान थोड़ी है। तो वो लोग वहीं रह गए, और फीजी जैसे देशों में आज बहुत सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ उस टाइम के पार्ट्स थे, बढ़िया देश नहीं है, जाके कोई मजा नहीं आएगा, छोटा मतलब पहले जब, मतलब जब यंग एज होती ना, तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, आपको लगता है कि फॉरेन कंट्रीज बहुत अच्छी हैं। जब उनकी आप रियलिटी देखते हो ना, जैसे ये डंकी जैसी मूवीज, ये तो कुछ भी नहीं है, ये दिस इज नथिंग। आप सोच के देखो कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने में ही मर गए, आपकी आत्मा भी नहीं पहुंच पाई यूएसए बॉडी तो छोड़ो, आत्मा भी नहीं पहुंच पाई, तो वहीं बॉर्डर पे बैठे हो आत्मा बन के, न इधर के न उधर के, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, देयर वाज, दिस इज द रीजन, एक ही रीजन नहीं था, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, क्योंकि हम मिडेवल नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिस इज द ओवरव्यू, ठीक। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ तो मराठास पावर में आने चाहिए थे, सेकेंड मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ इंडिया मराठास, है कि नहीं, ओके। तो मुगल्स के बाद मराठास क्यों नहीं है, इसके भी बहुत सारे रीजंस थे, कुछ एक रीजंस देखेंगे हम। मुगल्स के बाद आने चाहिए थे मराठास, एक लाइन लिखिए मराठास के लिए, दे वेर एट अ किसिंग डिस्टेंस टू बिकम द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया। हाँ हंसो हंसो, कोई बात नहीं, हंसने वाली बात है, ठीक है। इट्स रिटन बाई ए हिस्टोरियन, मराठास, मराठा एम्पायर वॉज एट अ किसिंग डिस्टेंस टू बिकम द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया। इतनी सी दूरी थी कि वो बस दहलीज तक पहुंच गए थे, बने क्यों नहीं उसका कुछ रीजन था, उसमें से जो मेन रीजन हम उसकी बात करेंगे। तो मराठास क्यों नहीं बने, ऐसे फैसिनेटिंग वर्ड्स यूपीएससी को बहुत अच्छे लगते हैं, ये टैग लाइन्स आप ऐसे हाईलाइट करके लिखना, ठीक है। मराठास वर एट अ किसिंग डिस्टेंस टू बिकम द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया, लेकिन क्यों नहीं बने उसका रीजन देखेंगे, ठीक है। तो मेन रीजन क्या था मराठास के डिक्लाइन का, कोई बताएगा। यस, वो ठीक है, लेकिन आपको पता है जितने पेशवा वगैरह हुए थे उस टाइम पे, तो बहुत पावरफुल थे। एक चीज़ आप बात, जैसे आप किसी, चाहे नाना जी की बात कर लो, चाहे बाजीराव की बात कर लो, ये सारे लोग बहुत पावरफुल थे उस टाइम पे, जो इनकी आर्मी, जो इनकी पावर थी, मुगल्स उसके आगे कुछ नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन। ओके, रूलर बताओ कौन थे आप। 1761 की बात कर रहे हैं ये, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। ये बनने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे एक अफगानी
कह सकते हो कि काम ही उनका यही था कि वो फिर आते थे, सिर्फ अटैक करते थे, उसके बाद लूट उट के चले जाते थे, उनको राज्य वाज्य करने का कोई सीन नहीं था। तो 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब मराठास इससे पहले कैप्चर कर पाते हैं, अंग्रेजों की बारी आती, सब कुछ होता, उससे पहले ही इन पे एक अटैक हो गया, विच वॉज अफगानी अटैक। उनका नाम था, क्या था नाम इनका? जो नाम था पूरा, इनका नाम अगर आप कहीं सर्च करोगे तो आपको मिलेगा अहमद शाह दुर्रानी, और इस दुर्रानी को ही अहमद शाह अब्दाली भी बोलते थे। ये वर्ड आपको कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, अहमद शाह दुर्रानी और अब्दाली। बोथ आर सेम पर्सन। अब देखो, आधी बात बता दूं, हालांकि मिडाइवल पढ़ना नहीं है, लेकिन अब ये होता ना क्यूरियोसिटी की दूसरा कौन था, बताओ। मराठा भी तो कोई रहा होगा यहाँ ना, हाँ कोई तो रहा होगा, पेशवा। ओके, तो दैट पेशवा वाज सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ, हिंदुस्तानी भाऊ नहीं, है? हाँ लिखवा दूंगा, अब बोलो, लिखना है, समझ लो, लिखवा दूंगा, ठीक है, पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, लेकिन ऐसे कहानी जैसा नहीं, ठीक है ना, चलेगा ना? नहीं ये लिख लो, ये नहीं बता रहा मैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये मिडेवल का पार्ट है, लेकिन आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। सदाशिवराव भाऊ, इनके बीच में लड़ाई हुई, रिजल्ट आपको पता ही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मराठास का डिक्लाइन, ये रीजन था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये सोच रहे होगे, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो कि 2 बैटल और हुए होंगे तो ये तीसरा था, उन 2 बैटल्स में क्या हुआ है, जानना है? बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, अब क्योंकि मराठास वीक होना शुरू हो गए और ब्रिटिशर्स ऑलरेडी बैठे थे, वो किनारी ना वो लगा के टेंट वेंट, खाना वाना लेकर आए थे, वो आराम से बैठ के खा रहे हैं, पॉपकॉर्न बैठ के खा रहे हैं, मरो कटो, ठीक। पानीपत, अच्छा पानीपत एक लैंडमार्क बन गया था, एक रीजन बताऊंगा आपको कि क्यों पानीपत में ही लड़ाइयाँ हुई ज़्यादा, है ना। सोच के देखो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल, 3 लड़ाइयाँ एक ही जगह हो रही हैं। बोलते हैं कि वहाँ की सॉइल रेड हो गई, आप हरियाणा वालों को तो पता ही होगा, है ना, इतना खून गिरा बहा वहाँ पे, क्यों फेवरेट जगह थी, थोड़ा देखेंगे। ओके, हाँ, अच्छा, महाभारत की वजह से, मैं तो चेक कर रहा था। ठीक है, थर्ड बैटल हिस्ट्री में आप देखोगे तो पानीपत का बहुत इंपॉर्टेंस रहा, मैक्सिमम लड़ाइयाँ आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है ना। ओके, ब्रिटिशर्स बैठ के बढ़िया पॉपकॉर्न वगैरह लेके खा के देख रहे थे कि लड़ो मरो, जब कमजोर पड़ोगे तब हम थर्ड पार्टी कर देंगे, है ना। थर्ड पार्टी समझते हो ना, 2 लोग लड़ रहे हो, दोनों में से एक मर जाए, तीसरा घुस के उसको मार दो, राजा बन जाओ, है ना। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे आराम से बैठ के देख रहे हैं, और देखो वो, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। सिर्फ व्यापार करने आए थे, बिजनेस, इनका और कोई लेना देना नहीं था ना, तो इनको इंपीरियलिज्म में कोई वो था इंटरेस्ट कि भाई आए साम्राज्य बना लें, सब कुछ कर लें। रीज़न क्या था कि ये बन गए सेंट्रल पावर। एक बात बताओ, कोई कंपनी आ रही बिजनेस करने के लिए और आप सेंट्रल पावर बन जा रहे हो। एक एग्जांपल समझाता हूँ, अफ्रीका में आपको पता होगा मोस्टली जो अभी पे टेलीकॉम जो काम कर रहा है वो रिलायंस है या तो एयरटेल है, वो भी रिलायंस ने अफ्रीका का मैक्सिमम पार्ट कैप्चर कर रखा है, ठीक। कल को हमें ऐसा सुनने को मिले कि भाई रिलायंस ने अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, यही सेम चीज हुई, सोच के देखो, हम भाई रिलायंस भी वहां बिजनेस कर रहा है, रिलायंस ने अफ्रीका पे कब्जा कर लिया। मजे की बात देखना, आप जैसे सोचो मैं रिलायंस के लिए काम कर रहा हूँ, और बिकॉज मैं रिलायंस में वर्कर हूँ, रिलायंस मुझे वहां क्या बना के भेज दे, IAS ऑफिसर। क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, और वहां उसमें काम करने वाले लोग यहाँ के गवर्नर बन के आ रहे थे। मजे की बात देखो ना, यहाँ मैं सिम बेच रहा हूँ वहीं बल्लभगढ़ में, ठीक, वहां पहुंचा IAS ऑफिसर, भोकाल बुरा, मस्त घूम रहा हूँ, तो क्यों मैं एग्जाम दूंगा, आप सोचिए, देखो मैं एग्जाम दूंगा कि भैया मैं रिलायंस ज्वाइन करूँ, वो मेरे लिए फायदा है ना। रिलायंस ज्वाइन कर लूँ, मस्त IAS ऑफिसर बन के अफ्रीका में बैठा हूँ, एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन रीजन था बनने का, आपको पता है जो ब्रिटेन की आर्मी थी उस टाइम पे, अगर मैं बोलूं कि चलो ब्रिटेन की आर्मी 100 पर्सन्स की थी, 100 लोग रहे होंगे ब्रिटेन की आर्मी में उस टाइम पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अकेले की आर्मी जो है लगभग 300 की थी, 3 गुना ब्रिटेन की आर्मी लेकर चल रहे थे लोग, सोच के देखो आप। तो
मन बना के आए थे कि मौका मिला आर्मी घुसाएंगे, कैप्चर कर लेंगे। ठीक, तब तक आर्मी को रोक के रखा था। इनकी हिंदी में उसको बोलते थे, इनकी जो शिप थी उसको जहाज रानी बोलते थे हिंदी में, जहाज रानी, है ना, क्योंकि वो क्वीन की थी, है ना। तो अच्छा, लगभग 2 से 3 गुना आर्मी लेकर के ये चलते। सोचो ब्रिटेन एक कंट्री, उसके पास उतनी आर्मी नहीं जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अकेले के पास आर्मी। मौका देख रहे थे, देखा कि दो जो बड़े क्या कहते हैं कि अपोनेंट थे वो मर गए एक दूसरे से। और क्योंकि अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों का काम क्या होता था, जो मंगोलियंस या ये लोग आते थे, ये अटैक करते थे, लूटते थे, चले जाते थे। इनको एम्पायर से कोई लेना देना नहीं था, है ना। ऐसे ही उसका तैमूर लंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दिल्ली पे जब उसने अटैक किया, लाखों बॉडीज वो ऐसे मार के छोड़ के चले गए। वो मारते, अच्छा एक चीज थी, वो छोड़ते नहीं थे, वो मार देते थे, है ना। सब कहते हैं ना कि मतलब अगर सांप को एक को मार दो तो दोनों को मार दो, फोटो खींच लेता है ना। तो वो पूरा खानदान खत्म करके जाते थे कि बदला लेने के लिए कोई बचे ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ते थे वो। तो तो वैसे ही ये था, अहमद साहब दाली आया, मारा काटा, जितना लूट उट पाया लिया, वापस चला गया। ओके, देन ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया कि इसके पास आर्मी ऑलरेडी थी ही, इसलिए इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या रीजंस थे, हाउ इट बिकेम सेंट्रल पावर। अभी तक ये सिलेबस ही बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाउ दे बिकेम सेंट्रल पावर, ये देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रूल्स वगैरह क्या बनाए उन्होंने, या क्या क्या चीज़ें की जिसकी वजह से वो सेंट्रल पावर बन गए। ठीक, ऐसे ही चलते 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 हम पहुंच जाएंगे 1858 पे। इनके गवर्नर जनरल्स वगैरह देखते देखते 1858, उसके बाद थोड़ा रिवोल्ट वगैरह होगा, देन हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 चीज़ें, एक तो देखेंगे कि इनकी मिलिट्री का क्या सीन था, कि किस तरह से ये लोग मिलिट्री को मैनेज कर रहे थे अपनी मिलिट्री, इनकी पुलिस का क्या सीन था, और इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था। 3 चीज़ें मेन हैं जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की देखने वाले हैं, पुलिस, मिलिट्री एंड देन रेवेन्यू सिस्टम। और एक और चीज़ लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इंपीरियलिज्म में घुसे क्यों ये, आए तो थे बिजनेस करने, बन गए एक मतलब कह सकते हो ना कि साम्राज्य बनाने के चक्कर में पड़ गए, इंपीरियलिज्म में घुस गए, क्यों घुसे, इंपीरियलिज्म। तो ये चीज़ें देखेंगे। अब इससे पहले आगे बढ़ें, जरा 2 बैटल्स और देख लेते हैं पानीपत वाले। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन अभी तक? बताओ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच? पीओपी लिख रहा हूँ, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है ये, बैटल ऑफ पानीपत, बीओपी, क्लियर, ओके। हाँ, किसको इसके बीच? इब्राहिम, ओके। बाबर का पूरा नाम? जहीर खान। नहीं, लिख मत देना, ठीक है। जाहिरुद्दीन बाबर। जाहिरुद्दीन बाबर, ये पूरा नाम था, वर्सेस आपने बताया इब्राहिम लोदी। अगर किसी को लग रहा मैंने बाबर की स्पेलिंग गलत लिखी है तो वो उसको गलत लग रहा है, BABUR होता है। जनरली लोगों को BABAR लगता होगा, गूगल करके देखना। ठीक है, इब्राहिम लोदी, दोनों के बीच ईयर क्या था, व्हाट वाज द ईयर? ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज 1526, ठीक है। जाहिरुद्दीन बाबर एंड देन इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर ऑफ कहाँ का? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत होता है इब्राहिम लोदी के साथ, और लोदी डायनेस्टी का भी काम खत्म हो जाता है यहीं पे। अब एक नया एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो बाबर देखो तैयारी में ही सी था, बाबर ही एक किंगडम की खोज कर रहा था। तो अगर पूछे कि वाई दिस बैटल हैपेंड, बिकॉज बाबर वॉज सर्चिंग फॉर अ किंगडम, कि एक जगह अपना किंगडम वो इस्टेब्लिश कर सके। यहाँ मौका मिला, उसने देखा थोड़ा सा कमज़ोर है ये, कमज़ोर नहीं था वैसे इब्राहिम लोदी, पता है आपको? नहीं।
अगर मैं बोलूं कि बाबर बाहर से आ रहा है, ठीक, बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ मंगोलिया बाय द वे। बाबर जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए जितने मुगल्स थे वो भी जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि बाबर के जो पापा थे वो मंगोलियन थे, बाबर की जो मम्मी थी वो आई थिंक मतलब सेंट्रल एशिया की ही थी, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ये हंसने की बात नहीं है, जब दो जेनेटिक पर्सनैलिटीज़, क्यों हमारे मतलब अब ये किसी धर्म में नहीं जाते, लेकिन क्यों कहा गया कि हमेशा सेम कास्ट में या सेम उसमें शादी नहीं करनी चाहिए? कास्ट में भी अलग अलग कास्ट होती है, तो आपको पता है ना, कास्ट में भी ऊपर नीचे, जैसे एक सर्टेन कास्ट कोई बात करे तो उसमें भी ऊपर नीचे होता है, तो बोलते हैं कि अपने रिलेटिव से शादी मत करो। रीज़न सिर्फ यही है कि जब दो अलग अलग जेनेटिक्स वाले, दो जो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स के लोग होंगे, अगर वो एक साथ आते हैं तो उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये रीज़न था कि बाबर लोग बहुत स्ट्रांग थे, हालांकि अकबर की हाइट लोग बोलते हैं कि बहुत कम थी। महाराणा प्रताप के सामने अगर अकबर को खड़ा किया जाए तो आई थिंक अकबर इतना था महाराणा प्रताप के सामने। हाँ, ही वॉज दिस हाइट, बट स्टिल बाबर वॉज। और बाबर के उसी तरह के जो उसके सैनिक थे, एक एक सैनिक 7-7 फुट के हुआ करते थे, 7 फुट के सैनिक, 8 फुट की दाढ़ी। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे शेरशाह सूरी, शेर खान की उपाधि मिली थी उसको। शेरशाह सूरी को अगर बोला जाए, जो उसका, जब अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे शेरशाह सूरी के बारे में, तो बोलते थे उसका मुंह उसके शरीर के आधे के बराबर था, उसका मुंह और दाढ़ी मिला के। अगर उसकी बॉडी इतनी थी, इतना बड़ा उसका मुंह दिखता था। आप सोचो, लड़ना छोड़ो, अगर 1v1 हो जाए किसी से, आदमी देख के मर जाए, है ना? तो सोच के देखो, वो जब तक मुंह देखेगा तब तक वो उसको काट डालेगा, तलवार ना तो मुंह से ही। इतना बड़ा जिसका मुंह होगा उसको तलवार क्या जरूरत, मुंह से काट डालेगा वो। दो तीन को तो, ठीक है, ओके। तो व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज बाबर वाज सर्चिंग फॉर अ किंगडम। एक राज्य चाहिए था जहां पे प्रॉपर स्टैब्लिश हो सके, रूल कर सके, ठीक है, ओके। और ये कैसे किया मैंने, ऐसे हुआ क्या? ओके, नाइस, ओके। रीजन समझ आ गया? अच्छा, आ गया। थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है, बंटिक साबुन स्लो है। ठीक है, ही वाज सर्चिंग फॉर द किंगडम, ठीक है, ओके। एक चीज और बताओ, मैंने बोला कि जो इब्राहिम लोदी था, एक बात बताओ, कितना भी कमजोर कोई हो, लेकिन अगर आप उसके घर में घुस के किसी को मारो तो कहते हैं ना कि वो हमेशा पावरफुल होता है। इब्राहिम लोदी के पास अगेन सेम चीज, कि अगर बाबर के पास 1000 सैनिक थे तो इब्राहिम लोदी के पास 2 2,500 3,000 सैनिक थे। दिल्ली सल्तनत इतनी कमजोर नहीं थी जितना लिखा गया है ना। रीजन क्या था कि बाबर जीत गया? व्हाट वाज द रीजन? हाँ, यस, एग्जैक्टली। द वेरी फर्स्ट बैटल ऑफिशियली जहां पे गन पाउडर यूज हुआ था, हिस्ट्री में कोई पहला ऐसा युद्ध जहां पे गन पाउडर प्रॉपर यूज हुआ तो वो यही बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां पे गन पाउडर यूज हुआ है ना। तो इनके पास थी बेहतर टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, जहां पे कैनन्स यूज हुई, और कैसी कैनन्स, गरीबों वाली नहीं, ब्रॉन्ज की कैनन्स। दोज वेर ब्रॉन्ज कैनन्स, कैनन्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज की कैनन्स थी, और यूज हुआ गन पाउडर। फर्स्ट ऑफिशियल बैटल जहाँ पे गन पाउडर यूज हो रहा है। इधर से हम तलवार लेके घोड़े लेके दौड़ते हुए आ गए, आधे रास्ते पहुंचे, उधर तो तोप आ गई, खत्म कहानी। ठीक है, सारी मेहनत बेकार हो गई। हाँ, सोच के देखो, ये तो इतने दूर से दौड़ के आ रहे हो, पहले युद्ध कैसे होता था? ऐसा थोड़ी कि एकदम बराबर में खड़े हो, नहीं, लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होता था दोनों सेनाएं। ऐसा थोड़ी होगा कि बगल बगल में खड़े हो, शुरू होने से पहले 3-4 को निपटा दे उन लोग, है ना? तो डिस्टेंस होती थी। एक तो उतना दौड़ के थक गए, उसके बाद जब वो तोप आ गए, बैठ गए, जाने दो, मरना तो वही है, भाग के वापस जाके क्या मतलब? या तो बाहुबली जैसा हो, है ना, बाहुबली मूवी देखा, क्या उड़ाते हैं ताड़ के पेड़ों में बांध बांध के। और जबकि मुझे लगता है सबसे फ्रेजाइल पेड़ ताड़ का होता है, जिसको जरा सा खींचो वो टूट जाता है। उसमें क्या फ्लेक्सिबल दिखाया है? कोलगेट से ब्रश करता होगा। ठीक है, हो सकता है। तो गन पाउडर यूज हुआ, ओके। व्हाट इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यस, ओके। अकबर वर्सेस हेमू, व्हाट इज द फुल नेम? हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य,
ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हेमू ऑफ रेवाड़ी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तो सबको पता होगा, वहीं से थे ये प्रश्न। हेमू ऑफ रेवाड़ी, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरा नाम था। अब एक बात बताओ, अकबर जो था, ठीक, कब हुआ था बाय द वे ये बैटल? 1556। अकबर पैदा कब हुआ था आपको पता है? 1543। 13 साल का अकबर कैसे युद्ध लड़ रहा है? देयर वॉज अ गार्जियन ऑफ अकबर, द नेम वॉज बैरम खान। गार्जियन ऑफ अकबर वॉज बैरम खान, ठीक है। एंड बैरम खान वॉज द वार कमांडर ऑफ अकबर। टू थिंग्स, गार्जियन, ठीक। अकबर कैसे उंगली पकड़ के लेके जा रहा, चल बेटा लड़वाता हूं तुझे, पीछे रहना मेरे, ठीक। ही वॉज द वार कमांडर एज वेल, ठीक है। उतना तो अकबर को भी पता था कि आगे क्या तोप लगेगी, वो पीछे ही खड़ा था। तोप भी तो उसके ही बाप की थी, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक ऐड आता था, आई थिंक लक्स का ऐड था कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। किसी ने वो ऐड देखा है? नहीं देखा? देखा होता 3 जनरेशन से याद हो जाती, ठीक है, बहुत पहले आता था। बैरम खान वॉज वार कमांडर। लेकिन एक बात बताओ, जब मुगल डायनेस्टी चल रही थी, ये बीच में हेमू कहाँ से आ गया? अभी तो हम मुगल डायनेस्टी डिस्कस कर रहे हैं ना, हमने देखा बाबर ने कैप्चर किया, तो ये बीच में कहाँ से आ गया? हेमू और अकबर कहाँ से आ गए? बाबर का बेटा कौन था बाय द वे? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। हुमायूं कहाँ गया? ये है। सेम बात ये है कि उसके बाद देखो इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि व्हाई इट हैपेंड, व्हाट वाज द रीजन। अगेन द रीजन, रीजन क्या था? बाबर की डेथ कब होती है? नहीं पता? ओके, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, इसका एक चीज़ लिख लो आप, 1526 to 30। इसका कोड इस तरह से हम याद रखेंगे, 2630, ठीक है ना। बाबर के लिए कोड होगा 2630। ये सेंचुरीज याद हो जाती है, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं, 2-3 बार पढ़ोगे ये जुबान पे रट जाएगा। औरंगजेब जैसे 5807, वो भूलेगा नहीं आपको कभी औरंगजेब। ऐसे ही ये कोई साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड निकाला था, और अच्छा लगा मुझे कि कोडेड वर्ड्स में चीज़ों को याद रखना। एक चीज़ बताता हूँ, जेम्स बॉन्ड मूवी देखी किसी ने? उसका कोड कितना था? क्यों याद है? किसी और मूवी का कोड याद है आपको? 007, बिकॉज इट्स साइकोलॉजिकल। ये ना, ये कोड ऐसे ही नहीं रख दिया उन्होंने, ये साइकोलॉजिकल है। कभी नहीं भूलोगे आप, अगले जन्म में याद करने की कोशिश करने का, याद रहेगा आपको। कुछ याद ना रहे, 007 जरूर याद रहेगा, है ना। ओके, सो दिस बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। जेम्स बॉन्ड 007, 007 कुछ भी बोलो। ओके, व्हाट वाज द रीजन? हाँ शाश्वत, यू आर सेइंग समथिंग। हुमायूं कहाँ गए बताओ आप? हाँ, 30 में हुमायूं आए। 30 में अगर बाबर की डेथ हुई तो उसका बेटा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक। तो 1530 में आते हैं हुमायूं, 30 से 40 तक, ठीक। हुमायूं 1530 to 40, 10 साल मस्त इनका राज चला। उसके बाद क्या हुआ? यस, ओके, फिर वापस से ये आ गया। ओके, हुमायूं आया। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अभी बता दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद इसको डी थ्रोन कर दिया आफ्टर 10 ईयर्स शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी बीच में कहाँ से आया? हालांकि ये पढ़ाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ। आपको मिडावल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो आपके पास एक अपर हैंड होगा कि आपको मिडावल की कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी आएगा, सूरी डायनेस्टी। देन यहाँ से एक नई डायनेस्टी बनेगी, दैट इज कॉल्ड सूरी डायनेस्टी। सूरी डायनेस्टी ये रहेगी 40 से 55 तक। फिर 56 में अकबर आएंगे और फिर देन लड़ाई होगी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। तो अच्छा, तो एज शाश्वत सेड, सूरी आया, डी थ्रोन किया 1540 में। देन हुमायूं ने फिर से लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के साथ, हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था इसको फिर से। कब कैप्चर किया था? 1555 में कैप्चर किया था। हुमायूं रिकैप्चर्ड इट।
1555 में रिकैप्चर कर दिया तो 56 में फिर से लड़ाई की क्यों जरूरत पड़ गई? है 1555 में इसको रिकैप्चर कर लिया, लड़ाई की फिर से जरूरत क्यों पड़ गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि बाद इसके बाद हुमायूं मर गया। ठीक है, he died। राजा मरता है तो फिर से सूरी डायनेस्टी वापस आ जाएगी। ठीक है, ये रीजन था कि एक फिर से बैटल लड़ना पड़ गया अकबर को, विच वॉज ऑब्वियसली फॉट बाई बैरम खान। सूरी डायनेस्टी 14 to 55, इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो आप, शेरशाह सूरी भी मर गया था। ठीक, बहुत बुरी तरीके से मारा था शेरशाह सूरी को, भी बताता हूँ किस तरह से मरा ये। सूरी मर गया 5 या 7 साल, मतलब 1450 आते आते, डेथ का ईयर का कोई लेना देना नहीं हमें, लेकिन शेरशाह सूरी मर गया था। और उसकी जगह पे रूल कौन कर रहा था उस सूरी डायनेस्टी के नाम पे? दिस गाय हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, दो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी पॉलिटी में। तो हेमू वॉज डी फैक्टो रूलर और ही वॉज अ डी जूरे रूलर। व्हाट इज डी फैक्टो एंड डी जूरे? ओके, तो हेमू, व्हाट वाज ही? ही वाज डी फैक्टो और डी जूरे? डी फैक्टो। डी फैक्टो रूलर, जैसे आपने बोला, जो सही में रूल कर रहा है। ठीक, अब डी जूरे कौन होगा यहां? सूरी, शेरशाह सूरी। उसके नाम पे हो रहा है लेकिन ही इज नॉट द रूलर। तो शेरशाह सूरी और सूरी डायनेस्टी इज डी जूरे हियर, डी जूरे। इट इज ऑन पेपर एंड दिस थिंग इज इन रियलिटी। असली में कौन शासक है और ऑन पेपर कौन है कि किसी के नाम पे। जैसे कहीं भी अभी हम, जैसे आप लोग के यहाँ भी कोई भी फंक्शन हो रहा है तो कार्ड किसके नाम से जाएगा? आपके पापा के नाम से। नाउ यू आर ग्रोइंग अप, धीरे धीरे पावर आपके पास आनी शुरू हो गई है कि नहीं? बहुत सारे काम अब आप खुद करने लगे हो, लेकिन नाम पापा का चल रहा है। पापा इज डी जुरे एंड वी आर द डी फैक्टो। आप में से बहुत लोग अभी नहीं हुए, ऐसा करोगे पापा बहुत मार मारेंगे, अलग बात है। पापा इज स्टिल डी फैक्टो, ठीक है ना। बट हाँ, एक टाइम आता है जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, जैसे दादाजी, उन्होंने सारी चीज़ें पापा को ट्रांसफर कर दी होंगी कि भाई अब आप देखो घर पर, नाम दादाजी का होगा, सारे काम पापा कर रहे हैं। पापा इज डी फैक्टो, दादा इज डी जुरे। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर नाम दादाजी का लिखा जाएगा। इज इट क्लियर व्हाट इज डी फैक्टो एंड डी जुरे? ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो व्हाट वाज दिस हेमचंद्र विक्रमादित्य? ही वाज डी फैक्टो रूलर, डी जुरे वाज सूरी डायनेस्टी। ठीक, अब ये चीज़ें हुई कैसे, थोड़ा सा अब उसके बैकग्राउंड में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हुआ सेकंड बैटल, ऑब्वियसली सूरी डायनेस्टी का यहाँ पे एंड होता है, मुगल एम्पायर फिर से रीस्टैब्लिश होता है। तो 1556 में मुगल एम्पायर क्या हुआ? रीस्टैब्लिश हुआ, रीस्टैब्लिश्ड। अब जरा देखते हैं कि ये शेरशाह सूरी कैसे आ गया बीच में और क्या चीज़ें हुई। हालांकि कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ठीक है, जानते रहो आप लोग, पता होना चाहिए सब। ये सारी चीज़ें लिखवाऊंगा नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। बैटल्स लिखवा दूंगा, व्हाट इज द फर्स्ट बैटल, व्हाट इज द सेकंड बैटल। थर्ड बैटल इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, फर्स्ट और सेकंड का थोड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ये जानते रहना आप। लेकिन शेरशाह सूरी का बैकग्राउंड वगैरह तो बस मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज। तो शेरशाह सूरी देखो आप, कोई भी डायरेक्ट तो आ नहीं जाता कि कहीं और से आया उठ के राजा बन गया। तो शेरशाह सूरी ऑब्वियसली मुगल से रिलेटेड रहा होगा। इंडियन पठान था शेरशाह सूरी, पहली बात, इंडियन पठान। तो शेरशाह सूरी था सैनिक, किसका सैनिक? हुमायूं का। तो शेरशाह सूरी ये था ट्रूप, हुमायूं का एक सैनिक था। अब जब कोई सैनिक अच्छा काम करता है तो उसको थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं। ठीक, इसको भी किया, इसको प्रमोट करके क्या बना दिया? इसको प्रमोट करके बना दिया गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का गवर्नर बना दिया। अब थोड़ी देखो, थोड़ी थोड़ी पावर आनी शुरू होगी इसके पास। उसके बाद हुआ क्या? 1835-36 के आसपास हुमायूं घूमने टहलने चले गए थाईलैंड। ठीक, थोड़ा थोड़े दिन घूम आए, बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया, चले गए वैकेशन पे, एक ट्रिप मार के आते हैं। और ये गए ट्रिप मारने, इधर से पीछे से कौन आ गया? शेरशाह सूरी। सबसे पहले इसने किसको कैप्चर किया? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं गए घूमने, शेरशाह सूरी आया, बंगाल को कैप्चर कर लिया इसने। आर्मी में था ही, मुगल्स जानते तो थे ही इसको, पठान था ये भी।
तो बातचीत चलती रही होगी कि किसी दिन मौका मिलेगा तो तुम्हें फ़ोन करेंगे, साथ दे देना, बाकी फिर मिल के चलाएंगे चीज़ें, है ना। तो 1836 1837 के आसपास शेरशाह सूरी ने कैप्चर कर लिया इसको। हुमायूं को खबर मिली होगी, किसी ने मैसेज वैसेज किया होगा, वहाँ सिम तो चलता नहीं दूसरा, है ना, तो इंटरनेट था ऑफ, अब उनको पता कैसे चले, तो हो सकता है किसी ने न्यूज़ में या कैसे भी उन तक बात पहुंची कि भाई हाँ कबूतर उड़ाया होगा, सही करो, उस टाइम पे कबूतर चलते थे, ठीक। तो बंगाल को 1537 के पास इसने कर लिया कैप्चर। बंगाल वॉज कैप्चर्ड इन 1536 37, ठीक। अब हुमायूं साहब को पता चला, आए, बोले कि भाई ये क्या किया तुमने। उसने कहा अब देखो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है अब तुमको चाहिए, अब जैसे सोचो कि कोई बड़ा भाई हो, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे चाहिए हो, जब मेरा बड़ा भाई चला जाएगा तो मैं उसको अपने कब्जे में ले लूँगा, तब तक यूज़ करूँगा, जब तक नहीं लौटता तो फिर बोलेगा भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर घमासान होता है ना, फिर छोटा ही हारेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो 1537 ओके, हुमायूं वापस आया, देन हुआ बैटल ऑफ चौसा 1839, बैटल ऑफ चौसा। अब बैटल ऑफ चौसा में क्या हुआ, हुमायूं हार गया 1839, यस। 37 में बंगाल कैप्चर किया, सॉरी 15, अरे भावनाओं को समझो अब बस, अब क्या दिक्कत है, ठीक। 1539 चौसा का पहला युद्ध होता 1539 में, जहां पे कौन हारा, हुमायूं। इतने दिन बाहर था तो हाथ पैर जाम हो गए, लड़ नहीं पाया, काम गड़बड़ हो गया इसका, ठीक है, बहुत दिन तक बाहर था, जैसे वो होता ना कि प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं तो आके खेल नहीं पाते हार गया, फिर गया प्रैक्टिस की थोड़े दिन, है ना, थोड़ा नेट प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें हुई, फिर वापस आया 1540 में, सेकेंड बैटल ऑफ चौसा। हाँ, पहली तो ये राज्य हारा था, पूरा इंडिया हार गया, ठीक। 1540 आते आते सूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड, कैप्चर्ड द ऑल इंडिया थिंग, है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये बन गए सेंट्रल पावर। हुमायूं ने बोला ठीक है, हुमायूं को देश छोड़ना पड़ गया, इंडिया छोड़ के भाग गया वो, है ना, कि जैसे कुछ भी हुआ, कहीं पिट गए, घर भाग गए, स्ट्रेंथ बुलाएंगे, लोगों को फोन करेंगे, चीजें लेकर के आएंगे। मौका कहाँ मिला, भाग गया ना। देखो, दो तरीके के लोग होते, एक होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं और दूसरे होते हैं चालाक। श्री कृष्ण ने जब ऐसा किया था उनको रणछोड़ बोला जाता, आपको पता है ना, भस्मासुर के सामने। अब आपको पता है कि आप मर जाओगे और आप अकेले हो, 100 लोग आपके सामने हैं, तो यहाँ चालाकी क्या है, लड़ना बहादुरी नहीं, वो बेवकूफ़ी है, भाग जाओ, 200 लोगों को लेकर आओ, ठीक बस ये चालाकी है, मौके का इंतजार करो, दिस वॉज द थिंग, कि मौका मिलता तो मार देते, शेरशाह सूरी को मारेंगे, अभी देखना कौन मारेगा, ठीक। अच्छा ये चीज़ हुई, शेरशाह सूरी का हुआ क्या सीन। अब शेरशाह सूरी पावरफुल था, अच्छा जब ये सेंट्रल पावर वाला 1450 में, तो उसको शेर खान की उपाधि मिली, खुद को ही उसने उपाधि दे ली, शेर खान, शेर खान, हम शेर हैं इंडिया के, ठीक, शेर खान की उपाधि ले ली इसने कि चलो भाई। 5 साल तक बढ़िया रूल करता रहा। 1545 में क्या हुआ, थोड़ा सा अब होता ना कि अपना एक्सपेंड करना शुरू करें, तो थोड़ा यूपी की तरफ चला गया, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे बैठे थे चंदेल डायनेस्टी। तो चंदेल डायनेस्टी ने क्या किया कि इसका कोई एक एनिमी था, जिसको उन्होंने क्या दे दिया कि अपने यहाँ रहने की जगह दे दी, कि आओ भाई हमारे यहाँ रह लो थोड़े दिन। इसको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक। तो एक जगह थी, उसको बोलते हैं कालिंजर, कालिंजर का किला यूपी में है, देयर इज अ प्लेस नेम एज कालिंजर, फोर्ट ऑफ कालिंजर, देख लेना किसी को शौक हो। चंदेल डायनेस्टी थी यहाँ पे। अब चंदेल डायनेस्टी में इसका एक एनिमी राजा जा करके शरण लिए हुए था, बैठा हुआ था बढ़िया आराम से, खा पी रहा था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसको गुस्सा आ गया कि भाई मेरे एनिमी को तुमने कैसे वो दे दिया, कि रहने की जगह कैसे दे दी। इसने इस कालिंजर वाला जो फोर्ट था इसको पूरी तरीके से घेर लिया, पावरफुल था ही शेरशाह सूरी। जब घेर लिया तो दिक्कत क्या हुई जानते हो, क्योंकि चंदेल वेयर बिलोंग्स टू राजपूत, अब इसने सारे राजपूतों को नाराज कर दिया, तो बहुत सारे राजपूत राजा खड़े हो गए इसके आगे। एक तो तुम अपना जगह छोड़ के जा रहे हो, बंगाल से यूपी आए हो, है ना, ऊपर से कितनी फोर्स लेकर के आ जाओगे। हुआ क्या, कालिंजर में ये बहुत बुरी तरीके से हारा। जो आप कहते थे मार क्यों नहीं दिया, ये नहीं भाग पाया, ये भागता उससे पहले ये पकड़ा गया। फिर इसको कैसे मारा देखो आप, इसको पकड़ा, इसको तोप के आगे बांधा, वही कैनन जो ये लेकर आया था उसी तोप के आगे इसको बांधा, और तोप चलाई नहीं, पहले इसको आग लगाई, जब ये आधा जल गया उसके बाद तोप चलाई। तो बहुत मतलब विभत्स मौत मारा, और ये 1545 में ही डाइड।
वैसे इसका मकबरा देखना हो कभी बिहार जाना, सासाराम एक जगह है बिहार में, वहाँ पे इसका मकबरा बना है। हाँ, कोई रहा होगा, क्योंकि बिहार को कैप्चर किया था तो थोड़े जान पहचान वाले रहे होंगे, बोले मर तो गया, लाओ एक मकबरा बना दे, है ना। बिहार गया था। ठीक है, तो दिस वॉज द एंड ऑफ शेरशाह सूरी, एंड व्हेन सूरी डाइड देयर वॉज अनदर ट्रूप। हेमचंद्र विक्रमादित्य भी एक सैनिक था, फिर वार कमांडर बना। वार कमांडर ऑलरेडी था ही, कोई आपकी आर्मी को लीड कर रहा है तो एक तरह से हेड बना हुआ है। उसको मौका दिखा कि राजा मर गया, आर्मी का हेड मैं हूं ही, राजा बन गया, है ना। सारे लोग इसी फेवर उसमें थे कि कब कौन मरे, चाहे वो बाप बेटे हों, कोई भी हो। मुगल्स में तो ये रहा ही इतिहास, बाप को मार के राजा बनूं। ठीक, तो इट वॉज थोड़ा सा ये मिडेवल का पार्ट था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ लिख लो आप लोग, क्या लिख लो, जितने मुगल रूलर्स थे, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो एक चार्ट सा बना लो आप, और टेबुलर फॉर्म में लिखना ऐसे, ठीक है। और उनके आगे जगह छोड़ देना, जब आप रिवाइज करोगे लास्ट में, तब उसके आगे किसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था या किसके टाइम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई थी, ठीक है ना। तो मुगल मतलब मुगल डायनेस्टी के जो भी एम्परर्स थे उनका एक लिस्ट लिख लो आप। तो फर्स्ट वन वॉज बाबर। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एक साथ ही, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस तरह से लिखना, 26 to 30, है ना। अब जो भी चीज़ें बाबर की, जब आप मिडल पढ़ोगे रिवीजन के लिए, पूरा नोट्स तो उठाने वाले नहीं हो, है ना। इसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी पेज छोड़ के रखोगे तो वहाँ लिख लेना, थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म बना लो ऐसे, थोड़ा सा जगह दे देना, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मिडेवल यूपीएससी इतना डीप नहीं पूछने वाला आपसे, कुछ एक दो चीज़ें हो सकता है स्टेटमेंट्स में आपको मिल जाए, है ना। तो बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाबर के बाद आएगा हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं 30 to 40, है ना। उसके बाद 1505 से 56, 1530 से 40, एक और टेन्योर था, एक साल के लिए फिर आया था ना, तो ये फिर मर मर गया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूलर। अब इसके बाद कौन आएगा हुमायूं के बाद? अकबर। अब ये रूल करेगा 49 ईयर्स। तो अकबर का टेन्योर था 1556 टू 1605, 5605, सो 5605। उसके बाद आया, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, शहजादा सलीम। जहांगीर का ही नाम था शहजादा सलीम, ठीक है। 1605 टू 27, 1605 टू 27। जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां, ठीक है। जिसकी स्पेलिंग नहीं है वो पूछ लेना आप, क्या लिखूँ मैं। शाहजहां 1628 टू, शाहजहां SHAHJAHAN, 1628 टू 58, 1628 टू 58। अब शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब, जिसने कैप्चर कर दिया उसको, सीधा ताजमहल के सामने ही कैप्चर किया कि यही देख देख मरो। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब का एक और नाम था उसका, उसको आलमगीर बोलते थे। देयर वॉज अनदर नेम ऑफ औरंगजेब, इट वॉज नोन एज आलमगीर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। औरंगजेब 5807, आई थिंक आप समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज 5807, है ना। 1658 टू 1707। देन कम्स बहादुर शाह, 5807, मतलब 1658 टू 1707। बहादुर शाह, he was also known as शाह आलम फर्स्ट, इन ब्रैकेट शाह आलम फर्स्ट, क्योंकि एक शाह आलम सेकंड भी आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। 1707 टू 12, 1707 टू 1712। देन कम्स जहांदार शाह, जहांदार शाह, और ये था बहादुर शाह जफर फर्स्ट, ही वॉज ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह जफर फर्स्ट। इसका इसका था 1212 से 13, एक साल में मन भर गया, फिर ये मर गया, ठीक है। देन कम्स फारूक सियार, फारूक सियार
टेन्योर लिखना आप फारूक सियार का 1713 टू 1719, 1319 इसका कोड, 13 से 19, ठीक है। देन कम्स मोहम्मद शाह, MD शाह लिख लो ऐसे, अगर याद ना रहे तब पूरा लिख लेना स्पेलिंग, अदरवाइज MD शाह, मोहम्मद शाह। ही वॉज ऑल्सो नोन एज रंगीला, क्योंकि ये कला का शौकीन था, ठीक है, कला। ओके, 1719 टू 48, सोचो एक कलाकार इतने लंबे समय तक शासन कर रहा, 1719 टू 48, छोटा टाइम नहीं था ये, क्योंकि उस टाइम पे, अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाते, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस टाइम तक आ चुके थे और ब्रिटिशर्स अपनी चीज़ें डेवलप कर रहे थे, इसीलिए ये थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाय द वे मिड लेवल में पूरा आपको विस्तार से बताया जाएगा। देन कम्स अहमद शाह, अहमद शाह बहादुर, अब्दाली मत लिख लेना हाँ पता लगे एक बहादुर, अहमद शाह बहादुर। टाइम पीरियड लिखना 1748 टू 54, 1748 टू 54। आलमगीर फर्स्ट लिखा था, अब आलमगीर सेकंड लिखो आप। नेक्स्ट रूलर इज आलमगीर सेकंड, 1754 टू 59। हाँ, आलमगीर सेकंड, ठीक। और हमने एक शाह आलम पहले भी लिखा था ना, शाह आलम फर्स्ट, ओके। एंड नाउ कम्स शाह आलम टू, ओके। शाह आलम टू 1760 टू 1806। अब शाह आलम के बाद कौन आएगा, शाह आलम के बाद आता बाबर, सॉरी अकबर, अकबर, हाँ हाँ ये अकबर द्वितीय ही है, कमजोर, ठीक है। अकबर टू 1806 टू 37, और 37 से 57 तक लास्ट कौन होगा, बहादुर शाह जफर टू। अकबर सेकंड 1806 टू 37, देन 37 से 57 तक, क्योंकि उसके बाद फिर रिवोल्ट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने गवर्नर्स भेजना शुरू कर देगी, है ना। बहादुर शाह जफर टू, तो जिन्होंने 1857 वाली क्रांति में साथ दिया था इंडियंस का, दैट वाज बहादुर शाह जफर टू। हम जनरली उनको बहादुर शाह जफर सिर्फ बोल देते हैं, बट ही वाज द सेकंड बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो दैट्स इट। अब थोड़ा मुगल्स का सिस्टम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उनका रेवेन्यू सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि किस तरह से उनका रेवेन्यू सिस्टम काम करता था, किस तरह से वो सैलरीज देते थे। अब थोड़ा इस बात पे आते हैं, उससे पहले कुछ लोगों को लिखना था, तो छाप देते हैं इस बात को, ठीक है। तो तीन चीज़ें मेन हम देखने वाले हैं, तीन टॉपिक्स लिख लो आप, द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सिलेबस लिख लो एक तरह से, सिलेबस जो तीन चीज़ें मेन है। द फर्स्ट वन इज द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, देन कम्स द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड देन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तीन चीज़ें मेन होंगी, ठीक है। रीजनल पावर्स उस टाइम पे कौन कौन सी थी, एक हेडिंग डालो आप, रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स, पॉइंट डाल के, बस ऐसे बुलेट पॉइंट्स डाल के लिखते जाओ। पहला बुलेट पॉइंट लिखो आप, रिबेल स्टेट लाइक, रिबेल स्टेट्स लाइक, रिबेल स्टेट्स लाइक मराठास, जाट्स, सिख्स, एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिखना आप, ऑटोनॉमस स्टेट्स लाइक, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस स्टेट्स लाइक राजपूत्स, ऑटोनॉमस स्टेट्स लाइक राजपूत्स, मैसूर, ट्रावनकोर,
राजपूत्स, मैसूर, ट्रावनकोर, एट्सेट्रा। बाकी चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ कि हैदराबाद भी था, ये भी था, आपने ये लिख ही लिया। और आज क्या है ये चीज़, ये सारे वही थे, ऑटोनोमस थे एक तरह से, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ लगे हुए थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड ऑटोनोमस? जो फ्री होते हैं उनका पैसा नहीं लगता। ओके, सो उसके अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट थे। इट वॉज फॉट बिटवीन जाहिरुद्दीन बाबर, इट वॉज फॉट बिटवीन जाहिरुद्दीन बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इट वॉज फॉट बिटवीन जाहिरुद्दीन बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। आगे ब्रैकेट में लिखना इब्राहिम लोधी के, थोड़ा सा एक लाइन में इसको भी लिख लेते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। The last ruler of Lodi dynasty, which was the last ruler of Lodi dynasty, which was the last empire of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate. Second point लिखना। It was first major battle in India. It was first major battle in India. हाँ इसी का ही। It was first major battle in India where gunpowder and field artillery. Okay, it's artillery by the way. L R है ये। Gunpowder and field artillery. आर्टिलरी क्या होती है? फील्ड आर्टिलरी बेसिकली जो युद्ध में यूज करते हैं, जैसे इन ब्रैकेट लिख लेना स्मॉल कैनन्स ऑफ ब्रॉन्ज। अरे युद्ध के हथियार बेसिकली, तो वहाँ पे कैनन्स यूज हुई थी। फील्ड आर्टिलरी इन ब्रैकेट स्मॉल कैनन्स ऑफ ब्रॉन्ज was used in which Babur won despite a small army. Army छोटी थी, still he won. The reason was cannons. He was having bronze cannons. And hence the Mughal Empire established in India. Then comes second battle of Panipat. Second battle of Panipat. पहला point, Humayun replaced Babur. Humayun replaced Babur. The very first point. Humayun replaced Babur. Okay. Then second point is Sher Shah Suri and Afghans. कुछ अफगानी दोस्त थे, रीज़न था पठान होने का। पठान था, अफगान में भी पठान थे, थोड़ी मदद मंगा ली इसने, भाई लड़ाई हो गई है, बंदे भेज। शेर शाह सूरी एंड अफगान डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह सूरी एंड अफगान डिफीटेड हुमायूं and set up the rule of Suri dynasty.
Sher Shah Suri and Afghans defeated Humayun and set up the rule of Suri dynasty. Second point, Humayun retook the throne but died in 1556. Retook the throne, वापस ले लिया, retook, RETOK, retook the throne but died in 1556. नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, हेमू वॉज द, पूरा नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको पता है ना, हेमू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल. हेमू वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल ऑफ सूरी डायनेस्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल ऑफ सूरी डायनेस्टी, सो ही रीटुक द थ्रोन. यहाँ लेन देन ही चल रहा है, एक बार वो वापस ले रहे हैं, एक बार ये वापस ले रहे हैं. रीटुक द थ्रोन, अरे पहले हुमायूं ने उससे लिया, फिर उसने हुमायूं से ले लिया, है ना. हो सकता दे भी इसलिए दिया हो कि बुढ़ा मरेगा कुछ दिन में, लाओ दे दें, ऐसा किंग मरे. ठीक है, ओके. देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत was fought between, therefore the second battle of Panipat was fought between अकबर, अकबर क्या कि ब्रैकेट में लिखना, along with his guardian Bairam Khan. Yes, Bairam Khan, this guy. Okay, and Hemu, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू ऑफ रेवाड़ी, कुछ भी बोलो. Thus the Mughal re-established their empire in India. Thus the Mughals re-established their empire in India. एम्पायर लिखना, अंपायर मत लिखना, है ना, यूपीएससी वाइड बॉल दे देगा इसको. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर है? चलो आकाश फिर बताओ कुछ बातें. आकाश, इसमें देखो कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आई आस्क स्पेशली यू, तो रिवाइज कर लोगे, समझ आ जाएगा. अभी तक कुछ ऐसा बताऊं क्या कि जो बहुत मुश्किल लग रहा है याद करना? बताओ आप. सिंपल चल रहा है ना चीज़ें, ऐसे ही सिंपल रखेंगे चीज़ें, बहुत मुश्किल नहीं करेंगे कि बोर कर दें, सो जाओ आप, ऐसा नहीं होने वाला, है ना. बात अपनी कर रहे हो, पॉइंट उसकी तरफ कर रहे हो. ठीक है, ओके. यहां तक क्लियर था. मुगल्स का रेवेन्यू सिस्टम बहुत रेलिवेंट हमारे लिए, तो अब हम देखेंगे व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम. ठीक, मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल्स, मनसबदारी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए. अगेन मिडोवेल का पार्ट वहाँ आप दोबारा पढ़ लोगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, जितने मुगल्स थे ये सिस्टम चलता था, तो आप दोबारा पढ़ोगे ही. ठीक है, अब मनसबदारी समझने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ मनसब. हर चीज़ को कोशिश करेंगे जो अभी के पोस्ट हैं उससे रिलेट करेंगे. जैसे मैं दीवान बोलूँगा तो अभी क्या पोस्ट है, तो आप ताकि रिलेट कर पाओ किस तरह से चीज़ें चलती थी, है ना. ओके, तो व्हाट इज़ मनसब? हाँ, मनसब तहसील. ओके, यस, यू कैन से दैट. देखो, मनसब एक तरह की पोस्ट होती थी, एक तरह से आप कह सकते हो कि पोस्ट कह सकते हो, पोस्ट ऑफिस कह सकते हो, या फिर पोस्ट कह सकते हो, ऑफिस कह सकते हो, या फिर किसी चीज़ का व्हाट डू वी से, पोजीशन, है ना. इट वाज काइंड ऑफ अ पोजीशन, एंड जो इस पोजीशन को होल्ड करता था उसको क्या बोलते थे? मनसबदार, है ना. तो जो पोजीशन को होल्ड करेगा, हु होल्ड्स दिस पोजीशन और हु होल्ड्स दिस ऑफिस इज कॉल्ड एज मनसबदार. अब इस मनसबदार को किससे कंपेयर करेंगे शाश्वत? हैं, तो मनसबदार आर ब्यूरोक्रेट, टुडेज ब्यूरोक्रेट्स.
बाय द वे, ठीक है, ओके। उस टाइम पे बोल सकते हो। अच्छा, ये ऑफिस अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं, कौन सा ऑफिस, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो गया, है ना, मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, इस तरह के ऑफिसर्स थे, जो उसको होल्ड करेगा उसको मिनिस्टर बोलेंगे, उसको ब्यूरोक्रेट बोलेंगे, है ना। तो मनसबदार क्या होते थे, पहली बात तो ये डुअल रैंक होती थी। आज जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, अच्छा ये बताता हूँ मनसबदार क्या होते थे, आज के क्या है ये, ब्यूरोक्रेट्स प्लस मिलिट्री जनरल, दिस वाज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। अभी जब आप बात करोगे मिलिट्री जनरल, अब देखो आप, दो काम कर रहा है, इनका काम क्या है, ब्यूरोक्रेट का काम है सिविल वर्क, यही तो काम करते हैं, जनता के नौकर। आप लोग राजा नहीं बनने वाले, जनता के नौकर बनोगे, ये याद रखोगे तो लंबा जाओगे, ठीक है, नहीं तो कुछ टाइम में रिजाइन कर दोगे। क्योंकि देखो, अब पहले का टाइम अलग था कि आप कुछ भी मनमानी कर लो, सबके पास फोन है और सबको पता रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, दिस इज द प्रॉब्लम। अनलेस कुछ ऐसा हो जाए, रोबोट 2.2 सारे फोन्स गायब हो जाएं, हाँ। तो अब ये मुश्किल है कि कहीं आप रॉब दिखा रहे हो, पक्की बात मान के चलो कि कहीं ना कहीं से वीडियो बन रही होगी, मुझे नहीं समझ, सही बात है। अगर आप देखो किसी, आप लड़ाई उड़ाई करते होंगे, वो लोग इतना पढ़ लिख के ऊपर गए हैं, उनको पता होता होगा कि भाई कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा, तो अपने पूरी प्रिकॉशन लेते होंगे, कहीं कोने से कोई घर के अंदर से रिकॉर्डिंग कर रहा है, कहाँ से पता कर लोगे, है ना। सबको पता है, रिकॉर्डिंग करके डाल देगा, आप गलत भी नहीं रहोगे ना तब भी सस्पेंड हो जाओगे। तो मनसबदार का काम क्या होता था, एक तो सिविल वर्क होता था, दूसरा होता था मेंटेनिंग अ मिलिट्री, आर्मी मेंटेन करके रखते थे ये। और ये आर्मी कौन यूज करता था, राजा यूज करते थे, मुगल्स। ठीक, अब इसी से सब सारा खेल रिलेटेड है। तो दो काम, एक तो सिविलियन वर्क देखेंगे कि कुछ भी चीज़ें हो रही, शासन व्यवस्था बनी रहे मुगल्स के क्या कहते हैं कि उस पर बिहाफ पे, एंड देन मिलिट्री वर्क कि मुगल्स को अगर लड़ाई के लिए सेना की ज़रूरत हो तो वो भी ये मनसबदार से मेंटेन करके रखते थे। ठीक, क्लियर है व्हाट इज मनसबदार। अब क्योंकि देखो, आप ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री जनरल आज के टाइम पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, सिविल वर्क करेंगे ब्यूरोक्रेट्स जो आप लोग बनने वाले हो, मिलिट्री इज डिफरेंट थिंग, एनडीए के थ्रू आप जाते हो, या देर आर सेवरल एग्जाम्स, ठीक है ना, तो उसके थ्रू आप बनते हो, उसके थ्रू आप जाओगे मिलिट्री में। तो इट वॉज कॉल्ड एज अ, इट वॉज अ डुअल रैंक, दोहरी जिम्मेदारी है यहाँ पे, इट वॉज अ डुअल रैंक, ही इज अ ब्यूरोक्रेट एज वेल एंड द मिलिट्री जनरल एज वेल, बोथ थिंग्स डुअल रैंक। ओके, ओके। अच्छा, अब इसमें भी, अब मनसबदार होंगे, कई सारे मनसबदार होते होंगे, है ना, तो इसमें हायरार्की सिस्टम चलता था, इट वाज अ हायरार्की सिस्टम, हायरार्की सिस्टम। अभी हायरार्की सिस्टम मतलब पोस्ट किस हिसाब से डिसाइड होती थी, या अब मनसबदार में भी रैंक होती थी, तो ये रैंक कैसे डिसाइड होती थी कि किस रैंक का मनसबदार है। सारे मनसबदार इक्वली पावरफुल नहीं होते थे, कुछ मनसबदार होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि मे बी सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी बन चुके होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि उनका जो प्रमोशन होता है वो सीनियोरिटी के हिसाब से, जिसकी एज ज़्यादा उसका प्रमोशन ज़्यादा, यही है ना। तो अब इसमें रैंक कैसे डिसाइड होती होगी कि कौन सा मनसबदार ज़्यादा पावरफुल, कौन सा मनसबदार कम पावरफुल, उसी हिसाब से सैलरीज भी होती होंगी। ठीक है, तो इनकी जो रैंक डिसाइड होती थी वो दो तरह से डिसाइड होती थी। द फर्स्ट थिंग वाज नोन एज, देखो ये रैंक दो तरह से डिसाइड होती थी। पहली जो बात थी वो था, इसको हम बोलते थे जट या जात, ये होती थी पर्सनल रैंक उनकी। ये होता क्या अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी, पर्सनल रैंक। ठीक, ये है उनकी पर्सनल रैंक। जैसे, अच्छा रुको, उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। देन सेकेंड थिंग इज, एक तो जट या जात, ये होगी उनकी पर्सनल रैंक। देन कम्स सवार। अब देखो सारा खेल इसका था, सवार। सवार से नाम समझ आ रहा है, घुड़सवार। अच्छा ये ठीक दूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। अरे कहो तो इसको उठा के उधर लगा दो, तुम बोलो। ओके, एक तो जट या जात, दोनों स्पेलिंग मिलती हैं जनरली, आपको ये ज़्यादा मिलेगी। देन कम सवार। अब जो सवार होते थे ये होते थे हॉर्समैन, घुड़सवार। हॉर्समैन कौन थे, जो आर्मी थी, लड़ते थे, सैनिक, कुछ भी बोल लो, तो दीज वेर हॉर्समैन, हॉर्समैन। ठीक है, कितने घुड़सवार हैं एक मनसबदार के पास, एक तो ये बात हो गई हॉर्समैन, ठीक है ना। अब मान लो किसी के पास 8,000 घुड़सवार हैं,
8,000 सवार हैं उसके पास, ये तो मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ घुड़सवार, अदरवाइज सवार। अब इसमें सैनिक आते थे, ट्रूप्स बेसिकली, जो घुड़सवारी कर सकते थे, ठीक, उनको सवार बोलते थे। किसी के पास 8,000 सवार हैं। अब देखो आप, कोई और मनसबदार है उसके पास 5,000 सवार हैं, किसकी रैंक अच्छी होगी? जिसके पास ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली उससे ऊपर चला जाएगा। तो किसी के सवार से अगर बढ़ते जाएंगे तो उसकी ये जाट भी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी, पर्सनल रैंक भी। ऐसी तो रैंक डिसाइड होगी। जैसे कोई राजा, उसके पास 100 मनसबदार, अब उस 100 मनसबदार में टॉप पे कौन आएगा? जिसके पास सबसे ज्यादा सवार। यही तो बात, किसी के पास 1 लाख सवार होंगे, उसके आसपास कोई नहीं, तो उसकी रैंक सबसे हाई। तो अगर किसी के पास सवार बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी रैंक ऑलरेडी ऊपर चढ़ती जा रही है ना। जितने ज्यादा सवार उतनी ऊपर आपकी पर्सनल रैंक, जात। क्लियर है? तो अगर आप टॉप पे बैठे हो तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। अभी देखते हैं सैलरी वगैरह कैसे दी जाती है, पर ये समझ आया व्हाट इज सवार। तो अगर मैं बोलता हूँ कि चलो 8,000 सैनिक हैं, अब 8,000 सैनिक के बेसिस पे आपकी जो जात आ रही है वो 5,000 आ रही है, मतलब आपका 5,000वां नंबर है, 5,000वें नंबर पे आप आ रहे हो, है ना। तो आपकी रैंक कितनी बन गई टोटल? आपकी रैंक बन गई 13 के, 13,000। दिस इज योर रैंक। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो सवार समझ आया रंजना? इज इट क्लियर कि 8,000 मेरे पास घुड़सवार थे या सवार थे, तो जिसकी वजह से मेरी रैंक कितनी बन रही है? अब मैं 5,000वें नंबर पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 8,000 है। इसका मतलब मुझसे पहले लोग हैं जिनके पास ज़्यादा हैं। कोई नंबर 1 होगा जिसके पास लाखों में होंगे। ये समझ आया कि एक राजा के पास हजारों मनसबदार होंगे, तो मेरी कौन सा नंबर आ रहा है? 5,000, क्योंकि मेरे पास इतने सवार हैं। ठीक, इज इट क्लियर? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, उससे बनती थी रैंक। एक तो आपकी जात कितनी है, उसमें अब अगर आप नंबर ऑफ सवार सेट कर दो, इससे डिसाइड होती थी रैंक। अच्छा सिस्टम था ना? नहीं समझ आया? मजा नहीं आया? चलो फिर से करते हैं। सवार इज नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने सैनिक आपके पास। हाँ मतलब ठीक है, मतलब सारे लेकिन घोड़े चलाना जानते हैं, दे आर ऑल घुड़सवार। उसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो घोड़ा चलाना नहीं जानता, हो सकता है उतने घोड़े भी हों उनके पास, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन घुड़सवार सवार की जब बात होगी तो दे ऑलवेज नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स। क्योंकि अगर घोड़े पे चढ़ के लड़ाई करते हो दैट इज, वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है उनको मारना, घोड़े वालों को, है ना। फिर हाथी पे चढ़ के आ जाते हैं, वो तो कोई डायनासोर्स नहीं थे उस टाइम पे। या तो भल्लाल देव वाली गाड़ी लेकर आ जाओ, है ना, चारा काटने की मशीन काट डालो। तो देखो शाश्वत, सवार 8,000। जैसे एक परिवार की बात करो, एक परिवार में 3 लोग हैं, 3 भाई, बड़ा भाई, बीच वाला, छोटा भाई। अब उनकी रैंक कैसे डिसाइड हो रही? पैसे के हिसाब से। बड़े भाई के पास 1 लाख रुपए, तो उसकी रैंक नंबर 1 हो गई। छोटे वाले भाई के पास 50,000 रुपए, रैंक नंबर 2। एक के तीसरे वाले भाई के पास 25,000 रुपए, रैंक नंबर 3। तो इसके पास 8,000 सैनिक, इस ऑटोमेटिकली इसकी रैंक 5,000 पे पहुंच गई। इससे एक ज़्यादा होगा तो वो होगा 49,999 रैंक पे। ये समझ आ रहा है? हाँ देखो देखो, इस 8,000 के, इसका 8,000वां नंबर आ रहा है, नंबर उसके हिसाब से, ठीक है ना, सैनिक के हिसाब से। हो सकता है इससे एक सैनिक किसी के पास ज़्यादा हो, उससे एक रैंक कम हो जाएगा। एक सैनिक और बढ़ गया, एक रैंक और कम हो गई, है ना। इसी तरह से कोई टॉप पे बैठा होगा नंबर 1 रैंक, जिसके पास लाखों में सैनिक होंगे, उसके आसपास भी कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उससे रैंक निकल आती थी कि इसकी रैंक कितनी है। जैसे किसी की 13,000 रैंक है तो उस हिसाब से उसकी सैलरी बनेगी। ठीक, क्लियर है? ओके, तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज मनसबदार? नहीं, ये चलते आ रहा था, जब मुगल डायनेस्टी बनी ना, मनसबदारी सिस्टम तभी से स्टैब्लिश हो गई थी, बाबर के टाइम से ही ये चीज़ें थी। मे भी हो सकता आगे रिफाइन होने लगी। जैसे अभी जब सैलरी की बात करेंगे ना, तो पहले इस पर सुपरविजन नहीं होता था, फिर सुपरविजन शुरू हो जाएगा क्योंकि करप्शन शुरू हो गया था। एक बात बताओ, कोई मनसबदार होगा 1 लाख सैनिक लेकर के, पावरफुल ऑलरेडी है वो, अगर उस पर सुपरविजन नहीं होगा कल को वो राजा के खिलाफ आ जाए, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? आप सोच के देखो। तो मुगल्स चालाक थे, वो सुपरविजन करवाते थे, जासूस अलग होता था, राजा। देखा नहीं, ऋतिक रोशन भेष बदल के बाजार में पहुंच जाता है, तो ऋतिक रोशन ही अकबर था, ठीक है। ऋतिक रोशन वॉज द अकबर। ओके, अब नाउ रैंक समझ आ गई, हाउ द सैलरी वॉज डिसाइडेड। अब जरा इनकी सैलरी भी तो कुछ होती होगी, फ्री में थोड़ी काम करते होंगे मनसबदार की, चलो भाई तुमको मनसबदार बनाया, हमारे लिए आर्मी मेंटेन करो, सब करो, और तुम मनसबदार हो, है ना। ऐसा नहीं। तो सैलरी जैसा मैंने बोला, इट इज बेस्ड ऑन रैंक। किस रैंक पे आप आते हो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। रैंक अगर ऊपर है तो सैलरी ज़्यादा, रैंक अगर नीचे है तो सैलरी कम। क्लियर है शाश्वत? रैंक के हिसाब से सैलरी, ठीक है। अब देखो आप, सैलरी 2 तरीके से पेमेंट होती थी। पहली इज कैश पेमेंट, नहीं कैश,
नहीं, पहली कैश से होती कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट वाले को क्या बोलेंगे हम? कैश को हिंदी में एक चीज बोलते हैं। अगर कोई चीज आप कैश देके खरीद रहे हो, हिंदी में उसको बोले तो कैसे बोलेंगे? इस चीज को मैं रोकड़ा अरे फिरौती थोड़ी मांग रहे हैं रोकड़ा भेज देना इतना 1 लाख है। मैं तुरंत पैसे दे करके कोई चीज ले लूं, एक उधार कर दूं, नगद। ठीक, तो दे वेर नोन्ड एज नकदी मनसबदार। नकदी, नकद उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नकद। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। हमने उसको गा बना दिया। नकद बोलने में थोड़ा सा हिमेश रेशमिया वाली वो आती है है? है ना? हाँ, नकद बोल के देखो, हिमेश रेशमिया जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो दे वेर नोन एज नकदी, NAKAD, मनसबदार। नकदी मनसबदार, रीजन समझ आ रहा है? क्योंकि उनको तुरंत कैश पेमेंट हो रही थी। उसके बाद जैसा आपने बोला, सेकेंड वन वॉज लैंड वाले। लेकिन लैंड को उस टाइम पे लैंड नहीं बोलते थे, क्योंकि इंग्लिश नहीं आई थी, शेक्सपियर उस टाइम तक पैदा नहीं हुए थे, तो इट वॉज नोन एज जागीर। है ना? कहते नहीं तुम्हारे बाप की जागीर है, ये वही वाली जागीर है। ठीक है, तो जागीर वॉज नथिंग बट लैंड। अब लैंड के हिसाब से पेमेंट होगी। जैसे कोई राजा था, तो आपको पेमेंट करनी थी, आप में से कोई मनसबदार पैसा ना देकर के उसने एक जमीन दे दी। अब उस जमीन का क्या करोगे आप? क्या करोगे? हैं? खेती खेती करोगे? खेती करके आदमी पालोगे? नहीं, उससे आप रेवेन्यू वसूलोगे। वो जमीन आपकी नहीं हुई, वो जमीन किसी और की। आपको अथॉरिटी मिल गई कि इतनी जमीन का रेवेन्यू कौन वसूलेगा, अब आप वसूलोगे। ठीक, यहां से वो चीज पैदा होती है। एक बात बताओ, जैसे अब रेवेन्यू वसूलने के लिए बोल दिया, किसी के पास 1 बीघा खेत है, उससे तुम 1 लाख रुपया रेवेन्यू मांग लो उस टाइम पे, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये चीजें भी सुपरवाइज करते थे, वो आगे देखते हैं। फिलहाल ये समझ आया कि व्हाट इज, तो इनको क्या बोलेंगे? दे आर नोन्ड एज जागीरदार मनसबदार, क्योंकि वो जागीर होल्ड करते हैं। जागीरदार मनसबदार। अब एक बात बताओ, इनमें से इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा होगी, नकदी वाले की या जागीरदार की? इट्स ऑब्वियस, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इस जागीरदार मनसबदार को सिर्फ जागीरदार बोलूं तो क्या ये सही होगा? इज इट बोथ आर सेम थिंग्स और नॉट? दे गॉट अ लैंड फ्रॉम द एम्परर, किंग, कुछ भी बोलो। नहीं, मान लो जागीरदार, क्यों नहीं रेवेन्यू? जागीरदार का मतलब ही यही कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। आई एम जस्ट आस्किंग, जागीरदार एंड जागीरदार मनसबदार बोथ आर सेम और नॉट? कि अगर मैं इसी को जागीरदार बोल दूं, सेम? सेम? नहीं, मजा नहीं आ रहा ना, कुछ बात बन नहीं रही। तो दे आर नॉट सेम, डिफरेंस। हाँ देखो, मिलिट्री का डिफरेंस है, और भी चीजें हैं। देखो ये देखो, अब जागीरदार और जागीर मनसबदार में क्या डिफरेंस? मनसबदार हमने समझा, मनसबदार की क्या पावर है? कहाँ गया मनसबदार? डुअल रैंक। मनसबदार होगा तो वो ब्यूरोक्रेट वाली चीजें, सिविल चीजें देखेगा, मिलिट्री रखेगा, 2 चीजें। अब देखो जागीरदार, जमीन मिली तो आप जागीरदार बन गए, ये तो कंफर्म बात है। अब लेकिन आप मनसबदार भी हो, ये कैसे पता चलेगा? हो सकता कई बार लैंड किस हिसाब पे मिल जाता था। मान लो राजा कहीं जा रहे थे, फंस गए, उनका घोड़ा मैंने निकाल दिया, राजा खुश, ले भाई जमीन ले इतनी, जा इसका वसूल। लेकिन मैं मनसबदार थोड़ी बन गया, आई एम अ जागीरदार एट दैट टाइम, क्योंकि मैं सिर्फ उससे क्या रेवेन्यू वसूल सकता हूँ या उस जागीर का मालिक बन सकता हूँ। लेकिन आई एम नॉट अ मनसबदार, क्योंकि ना मैं आर्मी मेंटेन कर रहा हूँ, ना क्योंकि मैं कोई ब्यूरोक्रेट वाला काम कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो जागीर मनसबदार एंड जागीरदार बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये जागीर मनसबदार जागीरदार हो सकता है, लेकिन ये जागीरदार जागीर मनसबदार नहीं हो सकता। ये समझ आ रहा ना? क्योंकि इसके पास भी लैंड है, लेकिन इसके पास ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री पावर है, इसके पास वो चीज़ नहीं है। जरूरी नहीं है कि हो, अगर है तो ये जागीरदार मनसबदार बोला जाएगा। इसीलिए पूरा नाम लिखवाया मैंने, जागीरदार मनसबदार। तो जब ये पूरा नाम लिखा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसके पास लैंड मिलिट्री दोनों है। सिर्फ जागीरदार बोला जाएगा तो पता चलेगा कि सिर्फ लैंड है। ठीक है, दे आर डिफरेंट। तो इस हिसाब से अच्छा, एक और चीज़ इनको बोली जाती थी, देयर वॉज अनदर नेम, दे आर नोन एज तनख्वाह जागीरदार। तनख्वाह जागीरदार मनसबदार। जब भी आप ये लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे, तभी ये चीज़ पता चलेगी। अभी मैं सिर्फ तनख्वाह जागीरदार बोल दूं तब भी डिफरेंट हो जाएगा।
एम्परर ने किसी को हायर कर दिया कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट ला करके मुझे दो, उसके बदले में आपको तनख्वाह दूंगा, उसको सिर्फ तनख्वाह जागीरदार बोल सकते कि नहीं, वो मनसबदार थोड़ी बन जाएगा, है ना। तो पूरी बात लिखेंगे हम, जब हम मनसबदार की बात करें तो हम पूरा लिखेंगे कि तनख्वाह, TANKHA, तनख्वाह बोलते हैं हिंदी में सैलरी को, इसीलिए THA हो सकता है उस टाइम वालों ने ग्रामर नहीं पढ़ी थी इसलिए ख्वाह लगाना भूल गए, तनख्वाह तक रह गए। तनख्वाह जागीरदार मनसबदार, तो दीज जिसके पास लैंड होती थी और वो मनसबदार भी होते थे उनको तनख्वाह जागीरदार मनसबदार बोलते थे, जागीरदार मनसबदार बोलते थे, ठीक है। दीज आर द नेम्स, और इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई थी। इज इट क्लियर। सैलरी किस बेसिस पे कैसे मिल रही है, पेमेंट कैसे हो रही है। अब देखते हैं सैलरी डिसाइड कैसे हो रही है, कि कितना पेमेंट किसको मिलेगा, कितना पेमेंट किसको जाना चाहिए, किस हिसाब से जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो सैलरी का डिवीज़न दो तरीके से होता था। सैलरी, तो मान लो उस टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, जो लैंड मिला पर्टिकुलर मनसबदार को, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो मैं कहता हूँ कि चलो 5 लाख रहा होगा। लिख मत देना एग्जाम में ये चीज़, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे करेंसी इवॉल्व नहीं हुई थी, ठीक है ना। 5 लाख टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे दो तरीके से सैलरी होती थी, एक होती थी पर्सनल सैलरी, ये समझ आ रहा होगा, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक, किसी को राजा को मतलब सॉरी किसी मनसबदार को आईफोन वाईफोन खरीदना है तो वो इसे खरीद सकता था, आईफोन खरीदना हो, एयरपॉड्स खरीदना हो, आईपैड खरीदना हो, तो हाँ इसी में इंतजार ही कर रहा था, हुक्का तक पहुंच ही गए हो तो वो ज़्यादा ठीक है अपना 60 ml के, ठीक है। एक पर्सनल यूज़ के लिए और एक आर्मी पर्पज़ के लिए। आर्मी आप मेंटेन कर रहे हो तो उसके लिए एक सर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, वो खाएंगे पिएंगे नहीं, अगर कमज़ोर आर्मी से मरे मरे लोग लेकर जा रहे हो फ़ायदा क्या। तो दो पर्पज़ के लिए तो 5 लाख हुआ। अब इसमें से डिसाइड कैसे होगा, पर्सनल सैलरी किस बेसिस पे डिसाइड होगी, अगेन किस बेसिस पे, आपकी ज़ात के हिसाब से। आपकी ज़ात किस, अगर आपकी ज़ात मतलब समझ रहे हो 1 2 3 4 5 पे हो तो बहुत ज़्यादा सैलरी, मतलब 5 लाख का ज़्यादातर हिस्सा आपके पास आ जाएगा। अब अगर वही ज़ात हम ले ले 13,000 रैंक वाली, कि किसी की रैंक 13,000 आ रही है, तब उसको क्या होगा, तो अराउंड 1 लाख उसके पास जाएगा पर्सनल के लिए, और बाकी 4 लाख कहाँ जाएगा, आर्मी मेंटेन करने के लिए। आर्मी को खाना दो, घोड़ों को खाना दो, चीज़ें जो भी करो, ठीक, ये चीज़ें थी। अब जिसकी रैंक बढ़ती जाएगी ये रेशियो बढ़ता जाएगा, कि अभी मे बी 1-4 हो रहा है तो हो सकता है 2-3 हो जाए, या 3-2 में बदल जाए, ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो जाट के हिसाब से सैलरी मिलती थी, ठीक है। सैलरी पता चलेगा किस किस बेस कैसे कैसे पेमेंट होती थी। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो जो लैंड जागीर मिली थी उससे 5,000 का टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। अब वो 5 लाख तुम खुद थोड़ी यूज़ कर लोगे, मनसबदार खुद नहीं यूज़ करेगा, 1 लाख लेगा अपने पर्सनल, किस हिसाब से, उसकी जाट जो रैंक थी उसकी, कि अगर 1000 मनसबदार हैं उसमें जिस हिसाब से उसकी रैंक, उस हिसाब से उसको पर्सनल सैलरी मिलेगी। आज की पोस्ट समझ सकते हो, कोई छोटा लोअर पोस्ट पे होगा उसको कम सैलरी, कोई हायर पोस्ट पे होगा उसकी ज़्यादा सैलरी। ऐसे अगर कोई लोअर पोस्ट वाला हुआ 1 लाख खुद के लिए, 4 लाख जो आर्मी वो मेंटेन कर रहा है, जो राजा के लिए लड़ेगी आगे जा करके ज़रूरत पड़ने पे, 4 लाख उसको, ठीक है, क्लियर। हाँ यही तो, इसीलिए तो सुपरविजन होता था, बिल्कुल करप्शन होता था। मैं वही देखो, दो तरीके के करप्शन होते थे, करप्शन की बात करो तो वो भी बता दूं आपको। करप्शन, पहला करप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक, सही बात है। पर्सनल यूज़ के लिए एक बात बताओ, अगर कोई सुपरविजन ना हो, मैं 5 लाख हो, मैं 3 लाख अपने पास रखूँ, 2 लाख आर्मी को दे दूँ, कर सकता हूँ ना। एक तो पहला ये ऑप्शन था कि जो आर्मी एक्सपेंडिचर है उसको मैं रिड्यूस कर दूँ, आर्मी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दूँ, इसको मैंने कम कर दिया, 4 लाख की जगह जो है 2 ही लाख आर्मी पे खर्च किया, 3 लाख मेरा अपना, समझ आया। एक तो आर्मी एक्सपेंडिचर कम कर दिया हमने, एक तरह का करप्शन ये हो गया। जिसके सुपरविजन्स के लिए मुगलों ने क्या रख रखा था, जासूस रख रखे थे ऑलरेडी, कि भाई सुपरवाइज करो ये खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एक चीज़ आपको बतानी होती थी, सारी चीज़ें वो एक एक चीज़ नोट करते थे। देन स्पेसिफिकली किंग जो एम्परर होता था, मुगल एम्परर, वो खुद इन चीज़ों को चेक करता था, क्योंकि सैनिक वगैरह की कंप्लेंट होती थी ना कि भाई प्रॉपर खाने को नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन नहीं है, सारी चीज़ें क्लीन, क्लीन वो नहीं है, क्या कहते हैं, क्लीन वाटर नहीं है, ग्रीन हाउस ग्रीन वो नहीं है, कहते हैं कि, है ना, कि अच्छा क्लीन फ्यूल नहीं है, क्लीन फ्यूल नहीं है, हाँ गैस चूल्हा वूल्हा दो भाई उनको, ठीक, तो हाँ, हाँ कि एमपीआई में तो नहीं आ रहे हैं है ना, तो थोड़ी रैंक अच्छी हो उनकी,
तो दिस वाज द आर्मी एक्सपेंडिचर। एक तो ये चीज हो सकती थी करप्शन। सेकंड करप्शन, ओके ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। वो तो करप्शन नहीं हुआ ना, वो तो रिबेल हो गया, विद्रोह। करप्शन इज अगर राजा ने बोल दिया कि भाई आपको जैसे 5 हिस्सा मिला, एक हिस्सा खुद ले लो, 4 हिस्से उस पर खर्च कर दो। अब मैं इसको, अगर एक बात बताओ, मुझे जब आर्मी पे 4 लाख खर्च करना है, ठीक, क्या हो मैं यहां से 7 लाख वसूल लूं? तब ऑप्शन है कि नहीं? 7 लाख वसूलूं, 4 आर्मी को दूं, 3 अपने पास रखूं। एक ये भी ऑप्शन था ना, एक्सप्लॉइट करूं। दुगना लगान देना होगा, दुगना लगान देना होगा है ना। तो एक ये ऑप्शन था कि मैं क्या करूं कि जो रेवेन्यू था उसको ही इंक्रीज कर दूं, रेवेन्यू बढ़ा दूं। अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जो पिजेंट्स होंगे, किसान भड़क जाएंगे, रेबेल होने के चांसेस हैं। इसीलिए मुगल्स इसको भी डिसाइड करते थे कि इस पर्टिकुलर एरिया से इससे ज़्यादा रेवेन्यू आप नहीं ले सकते। इट वॉज प्री डिसाइडेड, इट वॉज प्री डिसाइडेड बाई मुगल्स। अगर रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाओगे तो रिबेल हो जाएगा, सिंपल सी बात। इट वॉज प्री डिसाइडेड। उसके लिए भी जासूस होते थे। मुगल एम्पर खुद इस चीज़ों को देखता था कि एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा रेवेन्यू ना लिया जाए, उतना हो कि जब तक, है ना, वो वही वाला डायलॉग, वो मीम नहीं चल रहा आजकल कि मतलब मुझे इतना भी मत धमका कि मैं तेरे मौत का कारण बन जाऊं, है ना। ठीक है, राजा मुझे इतना भी मत भड़का। देखा ना वो मीम? नहीं देखा? अरे इंस्टाग्राम तो सब है मास। अरे तो अब यहाँ राजा है ना, मास्टर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ राजा कर रहा है। ठीक, मास्टर तब करेगा किसी दिन की 4 घंटे की क्लास ले लूंगा आपकी हिस्ट्री की तब मास्टर करेगा। ठीक है, ओके। तो ये 2 तरीके थे, और इस सारी चीज़ों के लिए सुपरविजन का वो था कि बीरबल लोग और करते क्या थे, यही सब काम तो करते थे, तरीके खोजो, है ना। तो सुपरविजन जो है बाय मुगल्स, इसी चीज़ को थोड़ा सा रिन्यू कर लोगे, आज भी देखोगे ऐसा ही सिस्टम है लगभग। बजट बनता है, आर्मी पे एक बड़ा अमाउंट एक्सपेंड किया जाता है, डिफेंस पे हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, प्लस ये हम देखते हैं कि भाई प्रॉपर एलोकेशन हो सके। आज भी तो हम यही करते हैं, कमिटीज़ वगैरह बन रही, उस टाइम पे भी सेम ही था, एक कमेटी बना दी 2 लोगों की, जाओ भेस बदल के घूमो। वो अलग बात है कि वो बस एक यहाँ तिल लगा के उनको कोई पहचान ही नहीं पाता था। अरे आप कैसे बदल गए, है ना। पुरानी पिक्चरों में देखा है, भागते भागे एक तिल लगा लिया पहचान ही नहीं पा रहे हैं, एक मूछ लगा ली पहचान ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, ऋतिक रोशन से अकबर बन गए मूछ लगा के। तो ऐसा थोड़ी होता है। अरे बिल्कुल चेंज करो, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो तो समझ आता है, या मुंह ढक के जाओ तो समझ आता है। तो दिस इज द थिंग, इस तरह से सैलरी डिसाइड होती थी। ये क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जरा बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जागीर की। अच्छा, यहाँ तक किसी को लिखने का शौक हो तो बताओ, लिखवा दूँ? लिख लिया ना, बहुत वेरी गुड। जिस दिन आंसर राइटिंग करवाऊंगा तब बताऊंगा जागीर, ठीक है। आप देखते हैं जरा, हाँ। ओ माय गॉड, इट मी, चलो लो, तुम भी क्या याद रखोगे, 3 पेज ओके। अब जागीर की बात की, जागीर 2 तरह की होती थी। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ जागीर, ठीक है। अब एक तो जो तनख्वाह के लिए यूज होती थी, भाई सैलरी देने के लिए एक जागीर यूज होती थी, तो उसको हम बोल सकते हैं तनख्वाह जागीर। ये सैलरी के लिए यूज होती थी। इसका मतलब जो रेवेन्यू इससे जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू किसके पास जाएगा? हाँ, मनसबदार के पास, ठीक। तो जो तनख्वाह होगा वो जाएगा मनसबदार के पास, ठीक। इसका जो रेवेन्यू होगा, पूरा रेवेन्यू, ऑब्वियसली वो पूरा रेवेन्यू खुद नहीं रखेगा, कुछ आर्मी पे खर्च करेगा, कुछ पर्सनल यूज के लिए, ठीक। दिस इज वन टाइप ऑफ जागीर। देन कम्स वतन जागीर। व्हाट इज वतन जागीर? सोचो। नहीं, ओके नहीं, देश में रहने का नहीं। देखो, जो तनख्वाह जागीर, एक बात बताओ, जैसे मनसबदार मान के चलो, हाँ, देखो डिफरेंस क्या है, हाँ।
वतन जागीर एंड तनख्वाह जागीर में डिफरेंस क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग, तनख्वाह जागीर अलॉट कौन करेगा? इट वॉज अलॉटेड बाई किंग। तो अगर किंग इसको अलॉट कर रहा है तो किंग ले भी सकता है जरूरत पड़ने पे। जरूरत, ये समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे किंग उसको ले सकता है। एंड इट्स नॉट हेरिडिटरी, कि मतलब जैसे मैं मनसबदार हूँ, मेरे आने वाली पीढ़ी भी मनसबदार पैदा होगी। ये डिफरेंस समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है किंग को आज लगे वो मनसबदार चेंज कर देगा। आज तनख्वाह मनसबदार आप हो, कल को ये हो जाएंगे। किंग के टोटल, किंग पे मैटर करता है कि किंग क्या सोच रहा है। मनसबदार वो चेंज कर सकता है। तो तनख्वाह मनसबदार कोई भी हो सकता है, और रिमूवल या फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? किंग करेगा। अब ये वतन जागीर क्या है, देखो आप, ये है रॉकी भाई है यहाँ, पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस। ये वो पावरफुल डायनेस्टीज की जागीरें हैं जो कि मुगलों को पता है नहीं ले पाओगे, राजपूत, मराठास, सिख, जाट्स। तो इनको क्या पता है कि ये आप ले नहीं पाओगे। तो क्या करते थे कि एक काम करो, आप अपने पास रखो। अब जागीर तो आप रख ही रहे हो, हम आपको मनसबदार भी बना दे, थोड़े बहुत जनता के लिए भी काम कर लो। ये समझ आया? जागीर आप रखो, हम कुछ नहीं ले रहे हैं, ना ही हम सैलरी डिसाइड करें। जमीन आपकी, आप अपने हिसाब से यूज करो। बस उसके साथ क्या करो, थोड़ी सी आर्मी मेंटेन कर लो और थोड़ा सा सिविल काम कर लो, ठीक। तो ये क्या है? ये पावरफुल फैमिलीज हैं। पावरफुल फैमिलीज जिन लैंड को होल्ड करके रखा, ऑलरेडी लैंड ही उन्हीं का है। वतन जागीर, वतन है हमारा, ऑलरेडी माइन। एंड इट इज हेरिडेटरी, उसका जो अगला वारिस आएगा, ये जागीर अपने आप ट्रांसफर किस पे हो जाएगी? अगले पे, है ना। तो इट इज हेरिडेटरी, जो भी स्पेलिंग होती है देख लेना। ठीक है। ओके, तो ये नहीं होगा ना? होगा? देखा, इंग्लिश में बहुत तेज हूँ, और कभी कभी भूल जाता हूँ। अरे भाई ठीक है, होगा। पावरफुल फैमिलीज जिनके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, मुगल्स को पता है कि ज़मीन लेने में या तो बहुत क्लैश हो जाएगा, बहुत लोग मारे जाएंगे हमारे। उनको लगता है कि इनके पास छोड़ दो, इनको क्या करो, इनको बना दो मनसबदार। जैसे ही कोई मनसबदार बनेगा, अगेन ही विल मेंटेन एन आर्मी फॉर द किंग। लेकिन यहाँ पे वो अपने मन से करेगा, क्योंकि वो जागीर को होल्ड कर रहा है। तो आर्मी जितनी मन होगी वो आर्मी रखेगा, और जितना मन होगा। बट एक चीज़ बताओ, अब क्योंकि अगर ये मनसबदार बन रहा है या उस किंग के अंडर आ रहा है, और वो लैंड भी वही होल्ड कर रहा है, तो किंग को कोई फायदा अभी तक तो मिल नहीं रहा है। लैंड का सारा रेवेन्यू वही रखेगा, अपने हिसाब से यूज करेगा। हाँ, किंग नहीं डिसाइड करेगा कि भाई 1 लाख आप उस पे, 4 लाख आर्मी पे, नथिंग। तो ये वतन जागीर में क्या होता है, अब किंग बोलेगा कि भाई हाँ, क्या करो, थोड़ा बहुत पैसा हमें भी दे दो, बहुत सारा पैसा आप वसूल रहे हो, थोड़ा दे दो। तो कितना डिसाइडेड था? 10%, है ना। 10% एज इट वॉज नोन एज एनुअल पेशकश। 10% एनुअल पेशकश के नाम पे आप जरा किंग को पैसे दे दो, 10%। ठीक। वो 10% उसी हिसाब पे होगा जिस हिसाब से ये दिखाएगी फैमिली, बोलेगी 1 लाख का टोटल रेवेन्यू, भैया 10,000 बनता, तुम्हारा 10,000 ले लो, हस्तक्षेप मत करना। राजपूत, मराठास, सिख, जाट, जो भी रीजन जिनके दम मतलब था, और उनको पता था कि इतनी आसानी से इसको हम छुड़ा नहीं पाएंगे, है ना। या जो उनको लगता था कि लेस इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी भी जगह रही होंगी ना जो उनके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनको लगा होगा कहीं पड़े रहें तो बस, हाँ, एक छत्र राज वाला नाम हमारा होना चाहिए, बाकी चलने दो, क्या दिक्कत है। नाम तो मुगल्स का होता ना, वो उनके अंडर आ जाते तो, ठीक है। तो 10% एज एनुअल पेशकश, वो पेशकश लो, 10% रख लो, ठीक है। तो 10% का सीन ये था। ओके, ये समझ आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस तनख्वाह जागीर एंड देन वतन जागीर? इट इज़ हेरिडिटरी, जो उसका अगला वारिस होगा शिफ्ट होता जाएगी वो चीज़, है ना। लॉर्ड डलहौजी मुझे लगता है पढ़ के आया था, वारिस का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया उसने, कि न वारिस रहेगा। तरीका था ना, अगर मुगल चाहते क्या करते, आगे आगे वारिस बढ़ने ही ना दो, पीढ़ी बढ़ने ही ना दो, जहाँ पीढ़ी खत्म वहाँ वो चीज़ अपने आप ग्रैब कर लेंगे उसके बाद वो लोग, है ना, जो ब्रिटिशर्स ने किया। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि लैंड्स ऑफ एम्पायर कितने तरह के थे। मतलब दो तो हमने देख ही लिया, कौन कौन सा? हाँ, अरे दो लैंड की बात की ना अभी हमने, दो तरह के लैंड्स की। ठीक है, यस, तनख्वाह जागीर एंड देन वतन, दो तरह की बात कर ली। देयर वॉज थर्ड टाइप ऑफ जागीर विच वॉज नोन एज खलीशा लैंड। देयर इज एच और नो, खलीशा लैंड। ये किस तरह का लैंड हुआ करता था? इट वॉज अ रॉयल लैंड।
जो सीधा राजा के कब्जे में होती थी। ठीक, खलीशा लैंड, इसका जो रेवेन्यू होगा वो किसके पास जाएगा? सीधा राजा के पास, किसी से कोई लेना देना नहीं, इसका रेवेन्यू हम सीधा रखेंगे, दैट इज कॉल्ड खलीशा लैंड। अब हो सकता है राजा के पास कोई ज़मीन हो, किसी बड़े व्यापारी को दे दे कि ले भाई कर व्यापार, सीधा मुझे इतना परसेंट चाहिए तुम्हारा, सीधा मुझे देते रहना। या जिस भी तरह से कि राजा ने खुद ही कुछ किसानों की ज़मीन अपने कब्जे में कर ली कि इतने का रेवेन्यू डायरेक्ट मुझे आना चाहिए सीधा शाही खजाने में। दिस इज कॉल्ड खलीशा लैंड। और अगर आप मुगलों के टाइम पे देखोगे तो 4/5 ये थी तनख्वाह और वतन मिला करके, जैसे टोटल पीस ऑफ लैंड्स इतनी है, जैसे मान के चलो इतनी टोटल लैंड्स हैं, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक, तो 5 पार्ट में से चलो मैं कह रहा हूँ कि टी जी 2 पार्ट हो गए, तनख्वाह जागीर, और देन 2 होगी वतन जागीर, ठीक है, 2 हो गए वतन जागीर, और 1 पार्ट होता था खलीसा लैंड, है ना, केएल राहुल। ठीक है, ये कुछ उस टाइम पे था कि 4/5 ऑफ लैंड्स थे तनख्वाह जागीर और वतन जागीर मिला करके, और खलीसा लैंड 1 पार्ट। खलीसा लैंड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, मेजॉरिटी जो तनख्वाह जागीर्स की थी या फिर इस खलीसा लैंड्स, सॉरी वतन जागीर्स। ओके, अब एक बात बताओ, इसमें से कौन सा ज़्यादा होगा तो राजा का फायदा होगा? इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होने पे राजा का फायदा होगा? रीज़न समझ आ रहा है? क्योंकि जितनी ज़्यादा वतन जागीर उतना लेस पावरफुल राजा। भाई वो पावर्स हैं अपने आप में, और वो आपको ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करती, ज़रूरत नहीं है कि वो कल को हो सकता है वो कोई आप पे आक्रमण करे, वो उनकी तरफ से लड़ने लग जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अफगान ऐसे ही साथ आए थे शेर ससूरी के, है ना। तो जिस भी राजा के टाइम पे ये चीज़ बढ़ेगी, उस राजा की पावर क्या होगी? वो राजा वीक होता जाएगा, वतन जागीर वाला राजा, है ना। कि अगर वतन जागीर बढ़ रही किसी राजा के टेन्योर में, तो दैट राजा इज गेटिंग वीकर डे बाई डे। अब कितने दिन चलेगा पता नहीं, ठीक है ना। और जिसके टाइम पे तनख्वाह जागीर ज़्यादा होंगी या तनख्वाह जागीरदार भी ज़्यादा होंगे जिसके टाइम पे, दैट राजा इज पावरफुल, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द लैंड ऑफ एम्पायर। देन अच्छा, यहाँ तक क्लियर? कोई कन्फ्यूजन आकाश? पक्का? ठीक है। ओके, अब देखते जरा कि एम्परर की पावर्स क्या होती थी, एम्परर क्या काम करता था। एम्परर की पावर्स, व्हाट वर द पावर्स ऑफ एम्परर। इसके नोट चाहिए होंगे तो मैं ऐप पे डलवा दूंगा, क्योंकि अब लिख नहीं रहे हो आप लोग, तो डलवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो पहला काम क्या था? जागीरदार को या तो अपॉइंट करना, रिमूव करना, ट्रांसफर करना, 3 काम। अपॉइंटमेंट, रिमूवल और ट्रांसफर। इसका मनसबदार का, है ना, मनसबदार का, जागीर का, कुछ भी बोलो। किसी को ज़मीन दे रहा है तो वही देगा, ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ज़मीन ले भी सकता है ना। किसी को मनसबदार अपॉइंट कर रहा है या रिमूव कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है तो वही करेगा, एम्परर। ओके, ये पावर्स एम्परर की थी। ओके, और देखो वहाँ पे जो सिस्टम था उसको हम बोलते हैं, देयर वॉज अ पैट्रन क्लाइंट सिस्टम। देयर वॉज अ पैट्रन क्लाइंट सिस्टम। व्हाट इज पैट्रन क्लाइंट सिस्टम? हु इज पैट्रन? ठीक है, ओके, यस। तो पैटर्न का सीन क्या होता है पता है? जैसे मान लो कि जैसे अब बॉस, आज के कंपनीज में बॉस होते हैं, अगर वो सैलरी दे रहा है तो उसके बदले में काम भी चाहिए होगा। तो पैटर्न का मतलब क्या था उस टाइम पे? अगर राजा कुछ दे रहा है, राजा इज पैटर्न, पैटर्न इज एम्परर, ऐसे लिख लो आप, तब याद रहेगा आपको। पैटर्न इज एम्परर एंड द क्लाइंट इज मनसबदार। ओके, क्लाइंट इज मनसबदार, तो बोलते हैं देवनागरी लिपि, ठीक है। ये मेरा सिग्नेचर नहीं, मनसबदार लिखा है। एम्परर एंड मनसबदार, पैटर्न इज एम्परर, क्लाइंट इज मनसबदार। तो अगर एम्परर कोई चीज़ दे रहा है, जैसे जागीर दे रहा है, उसके बदले में उसे चीज़ें चाहिए। इफ पैटर्न इज गिविंग समथिंग ही टेक्स बैक समथिंग, ठीक। तो मान लो कि ये जागीर दे रहा है, एम्परर जागीर दे रहा है, तो उसके बदले में क्या चाहिए इसको? एक तो लॉयल्टी, सबसे पहली बात लॉयल्टी। इफ आई एम गिविंग यू जागीर, यू आर लॉयल टू मी, द वेरी फर्स्ट थिंग। देन ही नीड्स आर्मी,
दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, एक लॉयल्टी, द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रायोरिटी इज लॉयल्टी। अगर आप लॉयल हो तो आर्मी तो ला करके दोगे ही, अपने घर वालों को ले आओगे लड़ाई के लिए, है ना, इफ़ यू आर लॉयल टू मी। तो देर वॉज अ पैटर्न क्लाइंट व्हाट डू वी से सिस्टम, और यही सिस्टम चलता आया था ब्रिटिशर्स के टाइम में। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बोला जब हम इंडिया छोड़ के जाएंगे इस सिस्टम को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर मेरे पापा के लिए लॉयल है तो ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए भी लॉयल हो। बात समझ रहे हो ये चीज़? ये ज़रूरी नहीं है, ये पर्सनल रिलेशन वाली बात है। तो यहाँ पे पर्सनली हर एक मनसबदार लॉयल होता था राजा के लिए। पर्सनल रिलेशन होता था, ये नहीं कि सारे ऐसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने हायर कर लिया अब सारे एक साथ, नहीं। इट वॉज 1-to-1 रिलेशन। हर मनसबदार का राजा से सेपरेट रिलेशन होता था। लॉयल्टी का ये बेस्ट तरीका है, सोच के देखो आप 10 लोगों को हायर कर लो, एक साथ सबको बोलो कि भाई मेरे लिए लॉयल रहना। एक तो ये तरीका हो गया, उसमें से कोई ऑब्वियसली रिबेल निकलेगा। एक ऐसे है कि पर्सनल रिलेशन बनाते जाओ, हायर करते जाओ, हायर करते जाओ। अब वो 10 के 10 एक साथ आपके लिए लॉयल होंगे। अब समझ रहे, पहले पर्सनल रिलेशन क्रिएट कर लो। तो जो एम्परर होता था, इसका पर्सन टू पर्सन मतलब है ना कि हर एक पर्सन, जो भी पर्सन होगा मनसबदार, जितने मनसबदार होंगे, अगर 1000 मनसबदार है तो 1000 से राजा का रिश्ता होगा। इसी में शादियां भी होती थी। बहुत सारी शादियां राजा क्यों करता था? कोई, मुझे पता कोई पावरफुल मनसबदार है, उसके घर से शादी कर लो, हो गया लॉयल। भाई उसके घर से मैंने शादी कर ली, ठीक, या अपने घर के किसी की उसके घर शादी कर दी, अब हो गया लॉयल। तो ये लॉयल्टी के लिए भी शादियां बहुत सारी होती थी। अब तो पता है ना कि वो मेरे खिलाफ नहीं जाने वाला। वो अलग बात है कि मौका पड़ने पे गला काट ही लेते थे लेकिन जो एम्परर का पर्सन से होता था कि पर्सन टू पर्सन, कि हर एक मनसबदार से एक रिलेशन होता था, इसलिए लॉयल्टी की बात सबसे पहले आती थी कि यू आर लॉयल टू मी। ठीक है, मुगल्स इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, और लॉयल नहीं हो देन यू आर फिनिश्ड। फिनिश्ड रॉकी भाई। नहीं थी बिल्कुल। एक बात बताओ, सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे जब हम रहने आए थे दिल्ली में, सबसे पता है सबसे आसान तरीका रहने का क्या? कहीं पे भी ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करो, 2-3 महीने रहो, किराया बाकी करो, उसके बाद भाग जाओ, सामान तो है नहीं आपके पास। सिंपल। 6 साल, 6-7 महीने, 1 साल दिल्ली में आराम से रहो, जगह बदलते रहो, 1 महीने का किराया दिया, मकान मालिक को भरोसा हो गया कि दे तो देगा ही। 1 महीने बहाना मारो कि अरे सर घर से पैसा नहीं आ पाया, कोई दिक्कत हो गई, ठीक, रहते रहो, सामान ज़्यादा मत रखो। दिस इज द थिंग। मुगल्स आए, ठीक, हमारा क्या फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। मुगल्स आए, उनको लगा कि यहीं के लोगों को पकड़ेंगे, राज करेंगे, चल पाया, अब बिजनेस चला तो ठीक, नहीं लौट जाएंगे, क्या दिक्कत बताओ आप। खुद की आर्मी लेके आओगे, अगर भागोगे तो चिंता रहेगी कि हमारे साथ जो 100 आए थे उनको भी भगाना है। अकेले भागना आसान है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ब्रिटिशर्स आए, वो क्यों अपनी पूरी आर्मी लेकर के नहीं आए, यहीं के लोगों को हार किया। उनको पता था एक दिन आएगा ऐसा, बोरिया बिस्तर बात के भागना होगा। आसानी से भाग कब पाओगे? जब आप बहुत लाइट हो गया, आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है। 10 लोग एक साथ भागे, आप अकेला भागो, फर्क होता है। अब उनको 10 को साथ लेके भागना, करे भाई भाग। क्योंकि मुगल्स आते थे तो जनरली आप समझ रहे हो, क्योंकि आप सोचो कि फैमिली में ही शादियां हो जाती थी, छोड़ोगे किसको? सारे तो आपके रिलेटिव हैं। सोच के देखो ना, फैमिली फैमिली में शादी हो रही, भाई सब एक तरह से रिलेटिव हो गए कि नहीं? अगर 100 मुगल आए तो 100 के 100 रिलेटिव। अब किसी रिश्तेदार को छोड़ के भाग नहीं सकते, दिक्कत ये है। कम आओ, वहीं के लोगों को पकड़ो, राज करो, जरूरत लगे बिजनेस नहीं चल रहा है छोड़ के वापस चले जाओ। ऐसे ही रहो कहीं पे, कम सामान रखो, एक आध कपड़े, एक आध सेट, 2 सेट कपड़े, और थोड़ा बहुत छोटा एक सिलेंडर जिसमें वो अटैच्ड हो, और लेके भागने में आसानी हो, या उसको छोड़ के भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज द थिंग। तो मनसबदार हायर करो, उनकी आर्मी यूज करो, मतलब बेसिकली इंडिया वालों को इंडिया से लड़ाओ, यही तो थे। यहीं के लोगों को हायर करो, यहीं के लोगों को यहीं के लोगों से कटवाओ, काम खत्म। राजपूतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ईगो। अगर राजपूतों का पतन हुआ तो वो सिर्फ ईगो की वजह से, क्योंकि एक कोई बड़ा अगर हो रहा है ना, तो दूसरे वालों को जलन शुरू हो जाएगी, हो जाएगा एनिमी के पास, भाई अकेले तो मेरे बस का है नहीं, तुम और मैं आओ मिल करके इसको खत्म करते हैं, है ना। तो वो चीज़ है दुश्मन का दुश्मन वाला। कोई भी राजपूत राजा या कोई भी इंडिया का राजा जो बहुत पावरफुल रहा, वो कैसे हारा? हमेशा आप देखोगे कहीं ना कहीं उसके ही लोगों ने उसके खिलाफ काम कर दिया। अदरवाइज कोई भी इंडिया को जो पावरफुल डायनेस्टी रही, इतनी आसानी से नहीं हारे, है ना। वो तभी हारे हैं जब कोई ना कोई बगावत कर गया। द नेम इज व्हाट वाज द नेम, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ऐसे थोड़ी हारा, बहुत पावरफुल शासक हार गया। जयचंद। उस टाइम पे एक टाइम हुआ करता था महापद्मानंद, उस टाइम पे आर्मी, खैर वो एंशियंट का पार्ट है, उतना नहीं जाते, ठीक है। तो ओके, ये समझ आया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम्परर एंड व्हाट इज द पैटर्न क्लाइंट थिंग। ओके।
तो एम्परर क्या करता था? एम्परर वॉज द पैट्रन, एम्परर वॉज द पैट्रन, तो ही गिव्स जागीर्स एंड मनसब्स, दो चीज़ें, या तो जागीर या तो मनसब। क्लियर है? एम्परर का यही काम, या तो जागीर देना या तो मनसब देना। व्हाट ही आस्क, द लॉयल्टी एंड द मिलिट्री, लॉयल्टी प्लस मिलिट्री, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इतनी चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें तो वो छीन ही लेगा, है ना? तो ये मेन काम था इसका। और मिलिट्री मतलब आर्मी में भी क्या, इसको अगर पर्टिकुलर उसी भाषा में बोले तो सवार, है ना? देन अब कुछ जरा टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो उस टाइम पे यूज होती थी। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वजीर। हु वाज वजीर? वजीर इज प्राइम मिनिस्टर टुडे, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। वजीर आजम वहाँ यूज़ करते हैं अभी भी, पीएम टुडे प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम का वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था। एक और चीज़ देखो आप, ये वजीर भी मनसबदार होता था बाय द वे। ये समझ आ रहा है ना? बड़ा मनसबदार, रैंक 1 वाला मनसबदार इज प्राइम मिनिस्टर, कह सकते हैं ना? तो दिस वजीर वाज आल्सो अ मनसबदार। बस इसकी रैंक क्या होगी, इसकी जाट क्या होगी? ये हाईएस्ट वाला होगा, जिसकी जाट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ही इज अपॉइंटेड एज वजीर। उसको बोला कि भाई तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, वजीर बन जाओ हमारे। ठीक, शतरंज खेलो। ओके, देन देयर वाज अनदर टर्मिनोलॉजी विच इज नोन एज मीर बख्शी। व्हाट इज मीर बख्शी? बताओ। देखो, इस कोई स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, कोई देशबंधु उपाध्याय पढ़ेगा, दो बुक्स हिस्ट्री की टॉप की बुक्स, स्पेक्ट्रम, देशबंधु उपाध्याय। स्पेक्ट्रम में इसको वार जनरल बोला जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज वॉर जनरल। ठीक, देशबंधु उपाध्याय पढ़ोगे उसमें इसको बोलेंगे इंपीरियल ट्रेजरर। हाँ, इंपीरियल ट्रेजरर। अब देखो, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दोनों गलत नहीं है, तो इसकी रैंक भी क्या होगी? इट्स अ डुअल रैंक। जरूरत पड़ने पे ये वॉर जनरल भी बन सकता है। जनरली जो मेन काम इसका ये क्या है? ये शाही खजांची है, जो पूरा खजाना है राजा का, उसको मैनेज जो करेगा उसको हम बोलेंगे मीर बख्शी। लेकिन अब जानते रहो, ही कैन एक्ट एज अ वॉर जनरल एज वेल बिकॉज इट्स अ डुअल रैंक। ठीक, डुअल रैंक की बात होगी, एक से ज़्यादा काम। तो मेन काम क्या है इसका? दिस इज द इंपीरियल ट्रेजरर। आज के अगर रैंक से इसको कंपेयर करें तो ही इज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ सेंटर। करेक्ट, इज द एफएम रेडियो फिनांस मिनिस्टर, लेकिन सेंटर वाला, स्टेट का नहीं, सेंटर का। इज इट क्लियर? क्योंकि जो सेंटर के फिनांस मिनिस्टर होंगे उनका नाम कुछ और होता है, सॉरी स्टेट वाले अभी वो देखते हैं। तो ही इज सेंटर का फिनांस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन राजा है उसका फिनांस मिनिस्टर इज कॉल्ड एज मीर बख्शी। ऐसे नरभक्षी जैसा नहीं साउंड कर रहा है? ओके, तो दिस मीर बख्शी, इसका काम क्या होता था? एक तो भाई शाही खजाने की देखभाल करना, एंड देयर वाज अनदर थिंग वाज टू सुपरवाइज। तो ये सुपरविजन करता था किसका? सुपरविजन करता था या कोऑर्डिनेट करता था, ये कोऑर्डिनेट्स विद, इट वाज नोन एज सूबा। सूबा समझते हो आप? सूबा वाज नथिंग बट स्टेट्स। ठीक है, उस टाइम पे इसको सूबा बोलते थे। तो चलो, सूबा 1 हो गया, सूबा 2 हो गया, सूबा 3 हो गया, सूबा 4 हो गया। अब जो सूबा का मालिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सूबेदार। ठीक, सूबाज मालिक इज नोन एज सूबेदार। अगर सूबेदार को आज से कंपेयर करोगे तो ये कौन है? राज्यपाल साहब, गवर्नर। ठीक, उस सूबेदार गवर्नर, टुडेज गवर्नर इज दैट टाइम सूबेदार। ओके, अब देखो आप, ये जो मीर बख्शी था ये किसका सुपरविजन या किससे कोऑर्डिनेट करता था? तो इन सूबा के जो दीवान होते थे, दीवान। ठीक, अब ये दीवान क्या हो गए? ये स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर हो गए। इज इट क्लियर? मीर बख्शी सेंटर का फिनेंस मिनिस्टर, एंड देन दिस सूबा इज स्टेट। किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लो, आज के जो राज्य वाला कंसेप्ट है उसको उस टाइम पे सूबा बोलते थे, स्टेट। और स्टेट का जो फिनेंस मिनिस्टर होगा दैट इज नोन एज दीवान।
स्टेट्स FM, स्टेट का फिनांस मिनिस्टर, करेक्ट। मीर बख्शी सेंटर का, राजा का खजांची, और ये स्टेट का जो सूबा का फिनांस मिनिस्टर होगा या जो सूबे के ट्रेजर को देखेगा, दैट इज कॉल्ड एज दीवान। तो ये सबको सुपरवाइज करेगा, जितने सूबे के दीवान होंगे सबका सुपरविजन करेगा, उनको डायरेक्शंस देगा, उनसे कोऑर्डिनेट करता रहेगा कि भाई क्या चीज़ें चल रही सब कुछ। इस मीर बख्शी, इज इट क्लियर। और सूबेदार मैंने बोला आज के गवर्नर से कंपेयर कर सकते हो आप, सूबे को जो देखेगा दैट इज कॉल्ड सूबेदार, गवर्नर। क्लियर, ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? व्हाट इज मीर बख्शी, व्हाट इज सूबेदार, व्हाट इज दीवान, प्रधान? ओके, ठीक है। दो टर्म्स और हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। अनदर टर्म इज कॉल्ड नाजिम। किसी ने राउंड टू हेल चैनल को देखा है? राउंड टू हेल वाला नाजिम नहीं है ठीक है इट इज ऑल्सो टूडेज गवर्नर। नाजिम इज नथिंग बट गवर्नर। तो सूबेदार बोलो, नाजिम बोलो, नवाब बोलो, ठीक। लेकिन नवाब एक और भी हो सकता है। हाँ, अब इसीलिए बता रहा हूँ ना, पूरी बात बोलेंगे ना, खाली नवाब बोलोगे तो दूसरा हो जाएगा ना। नवाब आप सूबा बोले ना, आप बोलो, अब हुआ। अगर नवाब आप बंगाल बोल दें तो दैट इज राजा, है ना। लेकिन अगर सूबे का नवाब बोले तो दैट इज नाजिम। क्या कर रही है ओके, तो गवर्नर, सूबादार बोलो, गवर्नर बोलो, नाजिम बोलो, नवाब आप सूबा बोलो, कुछ भी बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। बट नवाब ऑफ स्टेट बोला जाएगा किसी अलग जगह, जैसे नवाब ऑफ अवध, तब फिर वो राजा की बात होगी, ठीक। जब किसी सूबे की बात होगी तो ओनली टॉकिंग अबाउट नाजिम और सूबादार। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो अलग हो गया ना, सूबा थोड़ी। उस टाइम पे खुद देश बोल देते थे अपने आप को भाई, वो स्टेट नहीं हुआ करते थे। अब हाँ, वो खुद का देश हो जाता था। पिक्चरों में बना दिया ना कि भारत देश। सारे जो भी विद्रोह हुआ, जो भी लोग लड़े, वो सिर्फ अपने अपने उसको बचाने के लिए लड़े थे। एक साथ लड़ते तो शायद 1857 में भी हम आज़ाद हो गए होते, है ना। तो वो सिर्फ अपने अपने एरियाज़ को, चाहे वो झांसी की रानी की बात करें, चाहे किसी की बात करें, हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कहना, बट सच्चाई यही है कि सब अपनी अपनी जगह बचाने के लिए लड़े। सब एक साथ अगर पूरे इंडिया के लिए लड़ते तो शायद उस टाइम पे सिनेरियो कुछ और होता है ना। नाजिम, देन कम्स नायब नाजिम। जैसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं, वैसे नाजिम और नायब नाजिम। तो आपको पता है कि ये डेप्यूटी हो गया, है ना, डेप्यूटी गवर्नर। देखो ये जो पोस्ट आई ना नायब तहसीलदार वगैरह की, देखो ये मुगल से ही ली हुई पोस्ट है। ये सारी चीज़ें वहीं मिलती हैं। मैक्सिमम रेवेन्यू सिस्टम भी इंडिया में आप देखोगे मुगल्स वाला ही है। तो यूपीएससी क्या पूछता है, चीज़ें कि क्या चीज़ें पॉजिटिव थी, क्या चीज़ें अभी से अभी तक चली है। जैसे मान लो कोई चीज़ अभी न्यूज़ में चल रही है, इकोनॉमी का कोई टॉपिक है जो कि रिलेट होता है कहाँ से, मॉडर्न से या मिडिवल से। जो टैक्सेशन सिस्टम उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था, यूनिफाइड टैक्स या कुछ भी बोल लो आप, जैसे जीएसटी आया, इस टाइप का कोई टैक्स क्या उस टाइम पे भी था, यूपीएससी रिलेट करके पूछ देगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि रैंडमली यूपीएससी किताब खुलेगा, देख रहा है कोई चीज़ पसंद आ गई, लो पूछ दो। हमेशा रिलेट होगी वो चीज़, कहीं ना कहीं उस चीज़ की बात हुई होगी, कहीं ना कहीं न्यूज़ में वो चीज़ आई होगी या उस पर बात चल रही होगी, उसको वो रिलेट करेंगे पुराने टाइम से कि पुराने टाइम में ये किस फॉर्म में रहा होगा, उसी फॉर्म को यूपीएससी उठा के आपसे पूछ देगी, है ना। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिलेट करते करते चलें ताकि हमें पता हो कि क्या क्या हुआ करता था। तो नायब नाजिम एंड नाजिम, इट इज़ क्लियर कि गवर्नर एंड देन डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। ओके ओके, सो ऑनलाइन वाले आधे लोग तो सो गए होंगे, बाकी लोग भी सो सकते हैं अब, ठीक है। बाकी कोशिश करो क्लास में आओ, ज़्यादा लोग हो गए तो हम क्रिकेट मैच भी खेल सकते हैं, पढ़ना थोड़ी ज़रूरी है। ओके, यू कैन लीव।